मैंने अभी फटाफट बनाया ताकि एक बार आपको समराइज करवा दूं ना, फिर ही छोटे छोटे आगे टॉपिक्स पे जाऊं, चेन बेस, फिक्स पे। पहले जितना अब तक किया फटाफट समराइज करा देती हूँ। ये मिल जाएगा चार्ट, डोंट वरी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना। हमारे पास इंडेक्स नंबर्स हैं। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर क्वांटिटी, फिर वैल्यू। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक होता है अनवेटेड जिसे सिंपल भी कहा जाता है, या फिर दूसरा कौन सा होता है, दैट इज वेटेड। अनवेटेड निकालने के दो तरीके हैं, एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव वाला। ट्रस्ट मी, फॉर्मूलाज भी अच्छे से आते हैं, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले क्विक रिवीजन किस चैप्टर की, दैट इज इंडेक्स नंबर की। सुपर इजी चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज भी आ गए ना, ये सुपर इजी लगने वाला है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूलाज लर्न होते हैं लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा होता, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज भी आपको लर्न हो, आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी, वैल्यू इंडेक्स नंबर टेस्ट करेंगे, चेन बेस इंडेक्स नंबर, पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। फॉर्मूला सारे एक साथ लिखे गए हैं, फिर उसके क्वेश्चंस आपको बता रहे होंगे कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, फिर उसके क्वेश्चंस। ये सारी चीजें हम ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। बस यहाँ पे बैठ के स्क्रीन पे अच्छे से चीजें समझो कि कैसे क्या चीज माइंड में रखनी है। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको हर फॉर्मूला टिप्स पे होगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। देखो, ये पीडीएफ तो मिलने वाली है, तो नोट डाउन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक नोटबुक पेन अपने पास रखो। फॉर्मूला जो बता रही हूँ साथ साथ रफली लिख लो, लिख के फॉर्मूला जल्दी याद होते हैं। आपका बहुत अच्छे से चैप्टर यही क्लास पे तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते। इंडेक्स नंबर में सबसे पहली चीज, अब देखो वैसे तो हम फॉर्मूला करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला के साथ हम चीजें रिलेट कर पाते हैं और फॉर्मूला याद होते हैं। इंडेक्स नंबर्स होता क्या है, इंडेक्स नंबर का मतलब होता है रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज का मतलब बहुत सिंपल चीज है, बहुत ध्यान से समझना। 2017 में कितने प्राइस था चीज का, 2023 में कितना प्राइस है उस चीज का, तो यहां से यहां का चेंज जो है हम इंडेक्स नंबर से निकालते हैं। 2017 में क्या प्राइस था और 2023 में क्या प्राइस होने वाला है। 2017 में कितनी क्वांटिटी यूज हुई, 2023 में कितनी क्वांटिटी यूज हुई। जो ये मेजर है चेंज का कि एक से दूसरी ईयर में कितना चेंज हुआ, इसको कैलकुलेट करने को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। प्राइस को चेक कर रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ऐसे ये सारे टॉपिक्स बने हैं। ये चीज क्लियर है पक्का। जो पहले वाला ईयर होता है इनिशियल, उसे बोलते हैं बेस ईयर। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि फॉर्मूलाज तो हमें टिप्स पे हो जाएंगे। जिसपे हम स्टार्टिंग जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बेस ईयर होता है, और जो दूसरा जिसके साथ 2023 का हम देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं करंट ईयर। क्या बोलते हैं इसको, करंट ईयर। तो पहले वाला को क्या बोलते हैं, बेस ईयर, और दूसरा क्या है, करंट ईयर। मान लो प्राइस चाहिए बेस ईयर का, हम लिखेंगे पी नोट। प्राइस चाहिए करंट ईयर का, हम लिखेंगे P1। जिसके यहाँ 0 नोट लगा होता है वो चीज बेस ईयर की होती है, जो पहले वाला जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। 2017 से 2023 का कंपेयर कर रहे हैं, 17 ये रहा, 23 ये रहा। 17 पहले वाला है, 23 बाद वाला है, तो ये बेस ईयर है। तो बेस ईयर का प्राइस है तो P नोट, करंट ईयर का प्राइस है P1। बेस ईयर की क्वांटिटी है Q नोट, बेस ईयर के जो हमारा क्वांटिटी है, करंट ईयर की क्वांटिटी है Q1। तो P Q ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर नोट लिखा हुआ है वो बेस ईयर का होता है, और अगर वो 1 लिखा होता है तो वो चीज करंट ईयर की होती है। पहले वाला बेस ईयर होता है और बाद का जो हमारा होता है दैट इज करंट ईयर होता है। ये चीज क्लियर है पक्का। चलें आगे। तो ये क्या था, हमारा इंडेक्स नंबर के बारे में चीजें थी कि इंडेक्स नंबर बस चेंज मेजर करता है। 2017 में कितना था, 2023 में कितना होगा। आगे चलते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, एक एक करके हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राइस इंडेक्स नंबर से। ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर की। बुक्स के अंदर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को इंडेक्स नंबर्स भी लिखा जाता है जब फॉर्मूलाज लिखा हो। क्वेश्चन में तो क्लियरली लिखा होगा
प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो। लेकिन बुक्स में जब फॉर्मूलाज दिए होंगे ना, वहां इंडेक्स नंबर के अंदर फॉर्मूला देना शुरू कर देंगे। वो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर ही। अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स के फॉर्मूला दिए होंगे वो मेंशन्ड होंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला होंगे वो मेंशन होगा वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ अगर इंडेक्स नंबर लिख के आपके बुक में फॉर्मूलाज दे दिए, इट मींस वो प्राइस इंडेक्स नंबर की ही बात कर रहा है। तो अगर सिर्फ इंडेक्स नंबर लिखा है मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज करवा रही हूँ। ठीक है, क्वांटिटी के लिए अलग से मेंशन करवाऊंगी, वैल्यू के लिए भी मेंशन करवाऊंगी। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर की ही हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, दो तरह के हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं। नंबर वन इज अनवेटेड, दूसरा होता है वेटेड। एक क्या होता है? अनवेटेड, दूसरा क्या होता है? वेटेड। अनवेटेड को सिंपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल भी कहा जाता है। ठीक है, अब अनवेटेड, आप क्वेश्चन में लिखा होता है सिंपल निकालो इंडेक्स नंबर या फिर क्या निकालो? वेटेड। तो यहां तो प्रॉब्लम खत्म होगी कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा निकालना है। क्वेश्चन में लिखा होता है कौन से वाला इंडेक्स नंबर निकालना है। अब बात करते हैं पहले अनवेटेड की। अनवेटेड निकालने के दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आप एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार ये पीडीएफ रिवाइज कर लेना, टिप्स पे चीज हो जाएंगी। दो तरह के इंडेक्स नंबर है, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड को सिंपल भी कहा जाता है। इसको निकालने के दो मेथड है, पहले अनवेटेड निकालना सीख ले, फिर वेटेड निकालना सीख लेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अनवेटेड की कि अनवेटेड कैसे निकाला जाता है। देखो, पहला मेथड जो अनवेटेड निकालने का है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बहुत सिंपल है। इंडेक्स नंबर लिखने का तरीका क्या होता है? P01, मतलब हमने अगर इंडेक्स नंबर डिनोट करना है, जैसे हम मीन को इससे डिनोट करते थे ना x बार से, वैसे इंडेक्स नंबर को इससे डिनोट करते हैं P01। P लिखा है, ये प्राइस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपने क्या? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। एग्रीगेटिव में समीशन आता है, याद रखना, इसी से याद होंगे फॉर्मूला। एग्रीगेटिव में क्या आता है? समीशन आता है। यहां समीशन आएगा ऊपर भी नीचे भी। हमेशा P1 ऊपर आता है, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी की बहुत सारे फॉर्मूलाज करने हैं हमने। तो P1 हमेशा क्या आएगा? ऊपर, 1 वाला ऊपर, P0 नीचे, इंटू 100। ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? एग्रीगेटिव का मतलब समीशन, समीशन से नहीं डरना। मान लो x आपके पास क्या है? 1 2, तो समीशन x का मतलब होता है कि x की सारी वैल्यूज ऐड कर दो। 1 + 2 दैट इज 3। तो अगर x 1, 2 है, समीशन x उसकी वैल्यूज ऐड करके जो बनता है वो है, तो समीशन x कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 मतलब सारे P1 ऐड करो, समीशन P0 मतलब सारे P0 ऐड करो, इनटू 100। दिस इज अ फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव का मतलब याद रखना, समीशन याद रखोगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2014 बेस्ड ऑन 2005। किसका निकालना है? 2014 का। बेस्ड किसके ऊपर है? 2005 पे। मतलब ये मेरा करंट ईयर है और ये मेरा क्या है? बेस ईयर है ना। किसका निकालना है? 2014 का। बेस्ड किसके ऊपर है? 2005। क्लियरली मेंशन है। यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, यहाँ पे हमें मेथड भी बताया गया सिंपल एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव से मुझे पता है समीशन की बात हो रही है और ये आपको क्वेश्चन दिया। कमोडिटी एक है, उसका प्राइस 2005 में 50 था, 2014 में 80 हो गया। हमने इसका प्राइस इंडेक्स निकालना है। बहुत सिंपल चीज है। ये हमारे पास जो 2005 है, ये हमारा बेस ईयर है। ये सारी वैल्यूज मेरी पी नोट की है। 2014 मेरा करंट ईयर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ क्या आएगा? P1। एक मेरे पास पी नोट हो गया, एक मेरे पास P1 हो गया। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या है? ये इंडेक्स नंबर लिखने का तरीका है, इक्वल टू समीशन P1 समीशन P0 इंटू 100। मैं इसका सम करूंगी, इसका सम करूंगी, निकालूंगी, पुटिंग करूंगी, यहाँ पे सॉल्व करके मेरा काम हो जाएगा। देखे कैसे काम बनना है? देखो देख लेते हैं। एक सेकेंड रुको, देखते हैं। ये रहा यहाँ पर, देखो यहाँ पे वैल्यूज निकाली। समीशन P0 107, समीशन P1 178। यहाँ पे वैल्यूज मैंने क्या की? पुटिंग करी, इंटू 100। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी है? नहीं ना। तो दो तरह के इंडेक्स नंबर है, अनवेटेड, वेटेड। मैं क्लास के एंड तक आपको सारी चीजें माइंड में बिठा के जाऊंगी। अनवेटेड होता है, अनवेटेड का पहला मेथड करा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव का मतलब वहां पे समीशन आएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट कौन सा मेथड था हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास मेथड था प्राइस रिलेटिव मेथड। दो मेथड थे, दैट इज सेकंड कौन सा है? प्राइस रिलेटिव मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, फिर उसकी एवरेज निकालते हैं, हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाता है। मेरी बात ध्यान सुनो, पहले क्या निकालते हैं? प्राइस रिलेटिव, फिर उसकी क्या निकालेंगे? एवरेज। मेथड खुद बता रहा होता है क्या करना है। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? प्राइस रिलेटिव को हम P से लिखते हैं इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या करते हैं? समीशन नहीं आता, स्मॉल p लिखते हैं, ठीक है। ऊपर हमेशा करंट ईयर की बात होती है, नोट इनटू 100, ये आपको प्राइस रिलेटिव दे रहा होगा। पहले वाले मेथड में यहाँ समीशन लगे हुए थे, कंफ्यूज में तो एग्रीगेटिव था, यहाँ समीशन नहीं है। आपने अगर एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करना है तो पहले प्राइस रिलेटिव निकालो। मैं आपको नेमिंग से ही बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे याद रखने। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? P1/P0 इंटू 100 करके। अब आगे देखो, अब सिर्फ प्राइस रिलेटिव तो नहीं करना ना, मेथड का नाम क्या है? उसकी एवरेज भी निकालनी है। अब एवरेज निकालने के तीन मेथड होते हैं, अर्थमेटिक मीन से भी एवरेज निकलती है, ज्योमेट्रिक मीन से भी एवरेज निकलती है, मीडियन से भी एवरेज निकलती है। तो जो एवरेज निकालनी है प्राइस रिलेटिव मेथड की, प्राइस रिलेटिव की, वो हम तीनों से निकाल सकते हैं, मीन से भी। ध्यान से देखना, अर्थमेटिक मीन से भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं अर्थमेटिक मीन की हेल्प लेती हूँ, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? समीशन x/n होता था, है ना, ये फॉर्मूला होता था। अब मैंने मीन किसका निकालना है? प्राइस रिलेटिव का, तो समीशन P/n ये फॉर्मूला है, ये हमारा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। समझ आई चीज? हमने अर्थमेटिक मीन की हेल्प ली, फॉर्मूला समीशन x/n होता था, मुझे किसका एवरेज लेना है? प्राइस रिलेटिव का, तो समीशन P/n, समीशन n, ये P का फॉर्मूला ही लिखा गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड इज, अगर ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना है, ज्योमेट्रिक मीन होता था एंटीलॉग समीशन x/n। क्या होता था? एंटीलॉग समीशन x/n। लेकिन अब मुझे किसका एवरेज लेना है? प्राइस रिलेटिव का, तो x की जगह क्या आ गया? यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे log होता था फॉर्मूला में, बस x की जगह क्या आ गया? P आ गया। एंटीलॉग log P/n, एंटीलॉग log से मत डरो, अगर आपको एंटीलॉग log नहीं निकालने आते, सिर्फ 15 से 20 मिनट में वो भी निकालना सीख जाओगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि log एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। अगर मैं भूल गई लिंक देना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कई बार क्या होता है, वीडियो डालते हुए मैं भूल जाती हूँ, जैसे आप बोल दिया आपको, लेकिन जब मैं अपलोड करूंगी भूल जाती हूँ चीजें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अगर है कि आगे डिस्क्रिप्शन में डालना, मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? P01 मतलब इंडेक्स नंबर एंटीलॉग ऑफ log P/n। हम मीडियन का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज साइज ऑफ n+1/2। अगर आपको फॉर्मूला समझते हो, मैं बता रही हूँ, आगे बहुत सारे फॉर्मुलास करने, थोड़ा सा डाउट रह जाता है, मान लो 40-50% या 60% फॉर्मूला समझ आता है, डाउट रह ही जाता है नॉर्मली। तो अगर आप क्वेश्चन समझोगे ना उसके साथ साथ उससे रिलेटेड, वो जो डाउट रह गया ना 40-50%, वो भी खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला समझ आ गया, थोड़ा बहुत डाउट है कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब उससे रिलेटेड कर रहे होंगे पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें इसीलिए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है क्योंकि हमने फॉर्मूलाज क्वेश्चंस अच्छे से किए हुए हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। फिर टीचर्स कुछ अलग नहीं होते, लेकिन वो एक ही चीज इतनी बार रिपीट करवा देते हैं। अब आपको करवाया, उससे पहले मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, उससे पहले भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो उससे क्या है, बार बार प्रैक्टिस होती है, चीजें माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड, द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन 2009 एंड 14, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव्स। अब उसने बताया है कि किससे हमने निकालना है इंडेक्स? प्राइस रिलेटिव्स का लेके। ध्यान से देखना, 2009 एज द बेस ईयर, 2009 आपने बेस ईयर लेना है। अर्थमेटिक मीन का यूज करो, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करो और मीडियन का यूज करो। उसने ये भी बता दिया बेस ईयर करंट ईयर कौन सा है, उसने ये भी बता दिया मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइस रिलेटिव वाला, और ये भी बता रहा है अर्थमेटिक मीन भी यूज करो, ज्योमेट्रिक में मीडियन भी। और क्या चाहते हो, क्वेश्चन खुद बता रहा होता है, ये मेथड है, ये लगा के दे दो मेरे को, बहुत सिंपल है। आप देखो यहाँ पे ABC प्राइस इन 2009 2004, ये मेरा P नोट है सारे, और ये मेरे सारे क्या है, P1। सोल्यूशन में देखते हैं, कमोडिटी लिखी, ये रे P नोट, ये रे P1। पहले हम प्राइस रिलेटिव है तो सबसे पहले प्राइस रिलेटिव ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालो आप, ये रहा, इन्होंने प्राइस रिलेटिव निकाला हुआ है, देखो इसका प्राइस रिलेटिव ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन वाले की। क्या फॉर्मूला है? समीशन P/n। तो आप इसका सम निकालो, 611.6, n कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर बन गया। बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन से जो भी डाउट फॉर्मूला में रहते हैं थोड़ा बहुत वो भी क्लियर हो जाता है अगर आराम से चीजें समझो। ये बात क्लियर हुई, समीशन का मतलब हमें पता है। आगे चलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या चाहिए होता है, लॉग पी, तो हम लॉग पी से काम कर लेते हैं। देखो कैसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए काम करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, देखो मुझे चाहिए था लॉग पी, तो पी नोट P1, पी तो ऐसे ही निकला, लॉग पी निकाल लेते हैं। 140 का लॉग निकलेगा, 15 का लॉग निकलेगा, 2.5 का लॉग निकलेगा, सारी वैल्यूज। समीशन लॉग पी चाहिए, मतलब लॉग पी को ऐड करो, ये रहा समीशन लॉग पी, ये निकाला, इसका सोल्व करके एंटी लॉग आया, ये वैल्यू फाइनल आंसर आ गई। अगर आप यहाँ पे भी, वैसे तो एंटी लॉग भी निकाल आना चाहिए, लॉग भी निकाल आना चाहिए, यहाँ तक भी फॉर्मूला लगा के काम कर सकते हो, तो कर दो, आधा एक आधा नंबर कटेगा, बाकी सारा टेबल बनाया, सारा काम किया तो पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब 0 से तो अच्छा है ना कि मान लो 4 नंबर क्या है, आपको 3 नंबर में मिले, 0 से तो अच्छा है ना। ये स्टेप रह भी गया, आधा एक नंबर कटता है। क्लियर है चीज। उसके बाद क्या है, थर्ड, दैट इज मीडियन। मीडियन में क्या था, साइज ऑफ n+1/2। वो क्या होता है, ये रहा हमारा पी नोट, प्राइस रिलेटिव, इन्होंने लिखा नहीं दोबारा, यहाँ पे पी नोट P1, ये हमारा कैपिटल P, उन्होंने डायरेक्ट यूज कर लिया कि 3 बार टेबल क्यों बनाएंगे, ये हमारा कैपिटल P डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जब भी मीडियन निकालना होता है तब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं चीजें। तो मैंने इसे क्या किया, डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर में लगाई। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जब भी मीडियन निकलता है हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, तभी निकाल सकते हैं। इन्होंने असेंडिंग में लगाया। साइज ऑफ n+1/2, यही था फॉर्मूला। साइज ऑफ क्या था, n+1/2। n+1/2 ये कितने हैं, 5 है। 5 + 1 6/2। साइज ऑफ थर्ड आइटम, थर्ड कौन सी है, 1 2 3, 112.5। इसका आंसर क्या है, 112.5। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n+1/2। टोटल आइटम्स कितनी है, 5, 5 + 1 6, 6/2 3। थर्ड आइटम चाहिए, तो यहां से 1 2 3 थर्ड आइटम, यही हमारा आंसर है। यही हमें क्या देगा, प्राइस इंडेक्स दे देगा। बताओ कोई दिक्कत है तो ये देखो, ये आंसर है 112.5। क्लियर है चीज। तो खुद फॉर्मूला चीजें बताएगा कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, एक सेकेंड रुको, नेक्स्ट देखो हमारे पास, ये फॉर्मूला भी छोड़ो, ठीक है, फॉर्मूला भी बताती हूँ। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, खुद क्वेश्चन बताते हैं क्या करना है। कहते हैं फाइंड इंडेक्स नंबर, ठीक है, फॉर द 3 years, 3 साल के लिए निकालना है। टेकिंग एवरेज प्राइस एज द बेस, बेस नहीं उसने बताया क्या लेना है, वो कहता है एवरेज प्राइस है ना, उसको बेस लो। मतलब पी नोट किसको लेना है, पहले हम एवरेज निकालेंगे, उसको हम पी नोट लेंगे। यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड, उसने कहा है कि प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करो। उसने बेस ईयर बता दिया, कोई ये नहीं कहा ये बेस, उसने बेस प्राइस बता दिया। उसने ये नहीं कहा कि बेस प्राइस क्या लेना, उसने कहा एवरेज ऑफ प्राइसेस आपको बेस प्राइस देगा। मतलब पहले हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी, वो एवरेज जो होगी वो हमारा पी नोट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, ईयर दिया हुआ है 2012, 13, 14, ABC कॉमोडिटीज दी हुई हैं। जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं कॉमोडिटीज हमेशा पहले कॉलम में लिखते हैं, जैसे ABC लिख दिया, ठीक है। अब बेस प्राइस के लिए क्या करेंगे, उसने कहा था एवरेज प्राइस लो। अब हमने एवरेज प्राइस लिया ए का, एक एवरेज प्राइस किया, इन सबको ऐड किया, 3 से डिवाइड किया। ऐसे एवरेज निकालते हैं, इन सबको ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, इन सबको ऐड किया, 3 से डिवाइड किया। ऐसे हमने एवरेज प्राइसेस निकाल लिए। टेबल में मैंने कहा कॉमोडिटी हमेशा पहले लिखते हैं, एवरेज प्राइसेस लिख लिया, दैट इज 557। ये हमारा हर एक के लिए पी नोट का काम करेगा, चाहे मुझे 2012 के लिए निकालना है इंडेक्स, चाहे 2013 के लिए, चाहे 2014 के लिए, ये हमारा पी नोट का काम करेगा, ठीक है। अब हम क्या इसको ले लेते हैं P1, 2012 के लिए ये P1 है 358, ये 358। अब क्वेश्चन करो क्या होता है, दैट इज P1 अपॉन पी नोट इंटू 100। यही हुआ देखो, 3/5 इंटू 100, 5/5 इंटू 100, 8/7 इंटू 100, ये आंसर आ गया। आगे देखो 2013 की बात करें, 2013 के लिए P1 कौन है, ये सारे, इसको हम क्या ले लेंगे P1, 546, ये 546। पी नोट तो यही लेना है जो हमारे पास क्या है, ये 557 आया है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, P1 अपॉन पी नोट इंटू 100।
2014 के लिए P1 क्या है, वो ये है 767, ये P1 ही लेंगे 767। वो हमने फॉर्मूला फिर से वही P1 अपॉन P नोट इंटू 100। P नोट क्या है, जो हमने एवरेज प्राइस निकालने हैं, दैट इज 7/5 इंटू 100। आप P नोट P1 P2 में कंफ्यूज मत हो। आप ये देखो, जो आपका बेस प्राइस है वो आपने P नोट लेना है, एवरेज प्राइस ही बेस प्राइस है, आपने P नोट लेना है। 2012 के लिए P1 ये है, 2013 के लिए P1 ये है, 2014 के लिए P1 ये है, ये 2012 का P1 है, 2013 का P1 है, 2014 का P1 है। हमने सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये हमारे पास कितने आ गए, 2012 के लिए इतने सारे P आ गए, देखो 2013 के लिए इतने सारे आ गए, 2014 के लिए इतने सारे आ गए। इतने सारे प्राइस रिलेटिव्स मैं क्या करूंगी, मुझे तो एक प्राइस इंडेक्स चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होता है, जितने हैं उन सबको ऐड करो, नंबर से डिवाइड कर दो, 1 2 3 सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर दो, 3 से। वो हमें क्या दे देगा, प्राइस दे देगा। क्या दे देगा, प्राइस इंडेक्स दे देगा। ये देखो, ये प्राइस इंडेक्स दे दिया। इतने सारे हम प्राइस रिलेटिव क्या करेंगे, हमें तो एक चाहिए होता है, सबको ऐड करो 3 से डिवाइड करो, ये हमें आंसर दे देगा। सबको ऐड करो 3 से डिवाइड करो, ये हमें आंसर दे देगा। क्वेश्चन खुद बता रहा है प्राइस रिलेटिव यूज करना है, इसलिए मैंने प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला यूज किया। उसने कहा हर ईयर का अलग अलग निकालो, 12 का भी निकाला, 13 का भी, 14 का भी निकाला, ठीक है। उसने और क्या चीजें हमें बताई कि आपने बेस ईयर किसको लेना है, बेस प्राइस क्या लेना है, एवरेज प्राइस को लेना है। क्वेश्चन खुद चीजें बताता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने सब निकाल लिया। अब यही हमने बात किया, देखो कैसे, सिंपल इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस, कि जो आपका P नोट था वो कैसे निकला था, एवरेज प्राइसेस निकाल के। तो यही लिखा है, करंट ईयर प्राइस P1, जो एवरेज से निकला था P नोट इंटू 100। क्योंकि हमारा P नोट एवरेज प्राइस था, इसलिए अलग से टॉपिक बना दिया। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, ये प्राइस रिलेटिव का ही आगे से छोटा टॉपिक है, कि जो आपका प्राइस रिलेटिव के अंदर नीचे वाला बेस ईयर है, वो बेस प्राइसेस है, वो एवरेज से भी निकल सकते हैं। फिर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, जितने सारे प्राइस रिलेटिव्स आए थे उनका आप क्या ले लो, एवरेज लो। इसी के साथ अनवेटेड दैट इज इंडेक्स नंबर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या था, एग्रीगेटिव मेथड, वो ये मेथड था। दूसरा क्या था, प्राइस रिलेटिव मेथड, वो हमने पहले प्राइस रिलेटिव निकाला, फिर इसकी एवरेज निकालो, मीडियन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है। पहले प्राइस रिलेटिव निकालना होता है, आप पे डिपेंड करने का मतलब जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो आपने फॉर्मूला लगा रहा है, फॉर्मूला ठीक लगा रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है, फिर आप आंसर निकाल सकते हो। इसी के साथ अनवेटेड दैट इज सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालना हमने सीख लिया। ये चीज क्लियर है। अगर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालने आगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये आपने अच्छे से समझ रहे हैं। समझ आ गए, पक्का सिंपल समझ आ गया। आगे चले, नेक्स्ट जो है हमारे पास है दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर, दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड का मतलब क्या है कि किसी चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सिंपल में क्या था, सबको इक्वल लेके चल रहे हैं। वेटेड में क्या है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस देते हैं किसी न किसी चीज को, और यहाँ हम क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, सिर्फ प्राइस को नहीं। प्राइस 1000 रुपये, ठीक है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो वेटेड इंडेक्स नंबर में हम इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, और किसको इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, यहां पे हम स्पेशली क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, ध्यान से समझ। पहला मेथड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सेम नाम है, पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। दूसरा मेथड क्या था, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम नाम है, पहले सिंपल लिखा हुआ था, अब वेटेड लिखा हुआ है। सिंपल इंडेक्स नंबर निकालने के भी 2 मेथड थे, वो हमें पता है। वेटेड निकालने के भी 2 मेथड है, नाम सेम है, वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, ये क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, ये क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले हम सीखेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर आपके पास 6 फॉर्मूलाज हैं, और ट्रस्ट में सुपर इजी है 6 फॉर्मूला, यहीं पे क्लियर कर दूंगी। ये 6 फॉर्मूलाज है, लेस्पियर्स, पाशेस, फिशर्स, फिर उसके बाद बाउल वाला आएगा, फिर बाउले फिर आएगा मार्शल, और लास्ट वाला क्या है, कैलेज मेथड। ये 6 है। ये 6 लोग कौन है, ये 6 मेथड कौन से हैं, ये 6 मेथड तब बने
वेटेड में क्वांटिटी की बात हो रही थी कि क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेस्पियर्स कहता क्वांटिटी कौन सी वाली को, बेस ईयर वाली को कि आपको करंट ईयर वाली क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देनी है। लेस्पियर ने बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी। पार्शियस कहता नहीं, आपको करंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देनी है। तो ऐसे जब अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंस देने लगे, ये 6 मेथड्स हमारे यहां पर बन गए और सुपर इजी है, ध्यान से समझना। पहले लेस्पियर्स ने किसको इंपॉर्टेंस दी, मैंने कहा इसने बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दी। तो फॉर्मूला क्या रहा, ध्यान से देखना। यहाँ P01 किससे लिखा जाता है, इंडेक्स नंबर के लिए। समीशन ऊपर देखो ध्यान से, P1 ऊपर आता है हमेशा, P0 नीचे आता है, क्योंकि क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इससे किसको इंपॉर्टेंस दी थी, Q0 को। तो फॉर्मूला क्या बना, समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 इनटू 100। ये तो हमें पता ही होता है, P1 ऊपर आता है, P0 नीचे। हमेशा P1 जो प्राइस है आपका दैट इज करंट ईयर का ऊपर आएगा, बेस ईयर का नीचे आएगा, क्योंकि इसने Q0 को इंपॉर्टेंस दी है। तो Q0 इंटू Q0 यहाँ पे क्या आ गया, इंटू 100। इसका मतलब है हम क्वेश्चन में P1 इंटू Q0 पूरा निकालेंगे, उसका समीशन, उसका पूरा प्लस करके आंसर निकालेंगे, वो पुट करेंगे। मान लो P1 का कॉलम है, Q0 को हम कॉलम बनाएंगे P1 Q0 का, सारे आंसर्स को ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, समीशन P1 Q0। ये हमारा लेस्पियर्स फॉर्मूला है, पता लग गया, दैट इज Q0 को इंपॉर्टेंस दी। तो P1 P0 तो पता होता है, Q0 मल्टीप्लाई होगा। पार्शियस ने किसको दी थी, Q1 को, इसने करंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी। तो यहाँ पे Q1 इंटू 100, बाकी सेम है, P1 ऊपर होता है, P0 नीचे होता है। फिशर्स ने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, उसने कहा छोड़ो लड़ाई, उसने रूट L इंटू पी ले लिया। क्या ले लिया, रूट L इंटू पी। ये लेस्पियर्स है, ये पार्शियस है। L वाला फॉर्मूला देखो रूट में ये रहा, P वाला फॉर्मूला देखो ये रहा। यहाँ पे 200 आते हैं, ये वाला एक ये वाला, ध्यान से देखना, 200 आते हैं, ये वाला रूट से बाहर जाएगा, 100 रह जाएगा, वो 100 हमने बाहर लिख दिया। फिशर्स फॉर्मूला लेस्पियर्स और पार्शियस से ही बना है, अंडर रूट LP से भी निकल सकता है। ठीक है, ध्यान से पहले देखो L वाला फॉर्मूला, P वाला फॉर्मूला। L के फॉर्मूला में भी 100 था, P के फॉर्मूला में भी 100 था, 200 मल्टीप्लाई होते, रूट से जाके सिर्फ एक ही 100 बाहर रह गया। तो हम फिशर्स 2 मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपने लेस्पियर्स और पार्शियस पहले ही निकाल लिया है क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ उनकी वैल्यूज L इंटू पी करके रूट निकाल दो। अगर पहले पार्शियस और आपने वो नहीं निकाले दूसरा लेस्पियर, तो आप पूरा ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे फिशर्स मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होगे। नेक्स्ट इज डॉबिश एंड बाउलेस मेथड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया L प्लस पी बाय 2। इन्होंने कहा लेस्पियर्स प्लस पार्शियस डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज डॉर्बिश एंड बाउलेस मेथड। देखो ये किया हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन में पहली LP निकाला हुआ है तो L प्लस पी डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट कर दो, ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले ये नहीं निकाले हुए तो आप पहले P1 Q0 ये सारी चीजें निकालो और यहाँ पे करो। यहाँ पे 100 L में भी था, P में भी था, ये कॉमन करके बाहर लिख दिया। L में भी था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, ये 100 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। क्लियर है, यहाँ पे हमारा डॉर्बिश एंड बाउलेस हो गया। मार्शल एजवर्ड्स मेथड ये अलग है। ये क्या कहता है, जो आपका है चीजें वही P1 Q0, ठीक है, हमने लिखा था ना उसमें समीशन P0 Q0, ये हमने किस में लिखा था, लेस्पियर में। पार्शियस में क्या लिखा था, P1 Q1 और यहाँ पे P0 Q1। इनके बीच में ऊपर भी नीचे भी प्लस लगा दो, इंटू 100 कर दो, वो आपका मार्शल एजवर्थ बन जाएगा। ये आपने लेस्पियर वाला लिखा, ये आपने किसका लिखा, दैट इज पार्शियल वाला। दो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस लगा लो, इंटू 100 कर दो, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया मार्शल एजवर्थ का। क्लियर है चीज, मतलब सिर्फ लेस्पियर का याद है और पार्शियस का याद है, उससे आपके सारे फिशर्स का भी बन जाएगा, डॉर्बिश बाउलेस का भी बन जाएगा, आपका मार्शल का भी फॉर्मूला बन जाएगा। टर्म्स वही है, साइन बदल रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। लास्ट इज केलेस मेथड। केलेस कहता है क्वांटिटी फिक्स्ड रखो, ठीक है, फिक्स रख देते हैं। हमें पता है समीशन P1 ऊपर आना है, समीशन P0 नीचे आना है, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स रख रहे हैं तो ये Q आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, इंटू 100। दिस इज केलेस मेथड। क्वांटिटी सिर्फ Q रखनी है, क्वेश्चन में गिवन होता है फिक्स्ड क्वांटिटी, डोंट वरी, जो जो चीजें बता रही हूँ क्वेश्चन में गिवन हो गया। अगर वो Q0 कह रहा है फॉर्मूला में तो क्वेश्चन में Q0 दिया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, चीजें और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे, चलो भाई फटाफट से अब क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ जी,
कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग, आपको इंडेक्स नंबर बनाना है, लेस्पियस पाशेस ये सब यूज कर रहे हैं और ये डाटा दिया हुआ है। डाटा देख के ये समझ आ जाना चाहिए क्या दिया हुआ है। जैसे 2005 2006 तो ये बेस ईयर होगा, ये करंट ईयर होगा। ये सारे पी नोट है, ये क्या है क्यू नोट, ये सारे क्या है P1, ये क्या है Q1। मुझे क्या चाहिए लेस्पियर, लेस्पियर में क्या चाहिए होता है P1 Q नोट P नोट Q नोट। तो मैं यहाँ पे P ध्यान से देखना, फिर मैं यहाँ पे P1 Q नोट का कॉलम बनाऊंगी। ये रहा P1 और ये रहा Q नोट। 8 into 4 कितना आएगा 32, कितना आ जाएगा 32। 10 into 6 आगे क्या आ जाएगा 60। आप ऐसे करके P1 Q नोट की वैल्यू निकाल रहे होगे, ऐसे P नोट Q नोट निकालोगे। इनके समीशंस थे तो नीचे वैल्यूज ऐड करोगे, फॉर्मूला में पुटिंग करोगे तो आपको लेस्पियर्स मिल जाएगा, ऐसे पाशेस मिल जाएगा। लेस्पियर्स पाशे मिल गया, आगे बहुत इजीली सारी चीजें हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ये सारा यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ, देखो सारी यहाँ पे वैल्यू समीशंस निकाले हुए। लेस्पियर निकाल लिया, पाशेस निकाल लिया। फिशर्स क्या कहता है अंडर रूट L इंटू P, तो आप अंडर रूट ले लो। किसका अंडर रूट लोगे 125 इंटू 125.23। कैलकुलेटर्स आपको अलाउड है, आंसर निकालो। इन्होंने कहा हुआ पूरा फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी आंसर निकाल सकते हो। देखो आंसर सेम आने, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं, आंसर सेम है। तो आपने पूरा मेथड लगा के करना, पूरा कर लो। लेकिन अगर आप लेस्पियर्स पाशेस पहले लगा चुके हो, निकाल चुके हो वैल्यू, तो आप इस सिंपल अंडर रूट L इंटू P से काम करो। ये उन्होंने नहीं निकलवाए ऊपर मान लो, फिर आपको पूरा फॉर्मूला लगा के फिशर्स निकालना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है। ऐसे फिशर्स के बाद और क्या पूछा हुआ उन्होंने, फिशेस का बाउलेस पूछा हुआ है। बाउलेस में क्या करते हैं L प्लस P बाय 2, तो ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप L की वैल्यू प्लस P करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपको यही आंसर मिलेगा। मार्शल एजवर्थ के लिए कोई LP से रिलेटेड नहीं है, यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये वाला नहीं, आप कॉमन वाला रहने दो, आप ये फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू स्टेबल में है, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिशर्स हो गया, बाउलेस डॉर्बिश हो गया, वो LNP से डायरेक्ट निकल सकता है, वो अंडर रूट LP था, L प्लस P बाय 2 था। लेकिन मार्शल के लिए कोई LP से रिलेटेड नहीं है। हाँ वैल्यू स्टेबल से यूज हो रही है P1 Q नोट P नोट Q नोट, लेकिन LP से नहीं निकल सकता, इसमें फॉर्मूला लगा के ही काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालोगे। क्लियर होगी ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं, पक्का। चलिए आगे। इसमें अब एक और क्वेश्चन आता है मिसिंग वैल्यू वाला, कि वैल्यू मिसिंग है, L और P आपको दे रखा है। मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आप बार बार कमेंट सेक्शन लिखते हो मैम इसका मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो इससे मैं L और P से रिलेटेड मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आते हैं। कि आइटम्स दे रखी है बेस ईयर करंट ईयर, मतलब ये मेरे P नोट है, ये Q नोट है, ये P1 है, ये Q1 है, ये X मिसिंग है, मुझे निकालना है। दूसरा हमें L रेशो P दे रखा है, कितना है 28:27। रेशो का मतलब होता है कि डिवाइड की बात है, मुझे L बाय P कितना दिया हुआ है 28/27। अब L बाय P मैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक निकालूंगी, एक ये यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को सामने सामने रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर्स मिल जाएंगे। देखो सामने सामने रखूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले L निकालते हैं हम अपने फॉर्मूला से, तो जी L निकालते हैं, P1 Q नोट ये था। अब देखो यहाँ पे P नोट Q नोट निकाला हुआ है, P नोट Q नोट पूरा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखो 5 इंटू एक्स, यहाँ पे ये बना 5x, दो को ऐड करेंगे 20 प्लस 5x, कोई बात नहीं, x को एज इट इज ट्रीट कर लो। फॉर्मूला देखो 20 प्लस 5x बाई 50 200, ये मेरे पास बन गई सारी चीजें। अब L बाई P की वैल्यू क्या दी हुई थी मुझे 28/27, पहले इन्हें डिवाइड करके L बाई P कर लो। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो, देखो कर रहा है ना L डिवाइड बाई P, ध्यान से देखो L की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 5x बाई 50 इंटू 100, डिवाइड किससे करना है 10 प्लस 2x बाई 7 इंटू 100। ठीक है, ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। जब भी डिवाइड होता है ध्यान से 20 प्लस 5x बाई 15 इंटू ये नीचे है उल्टा हो जाएगा 7 बाई 10 प्लस 2x। जब भी डिवाइड होते हैं ऐसे, ऊपर का भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, नीचे का भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाला उल्टा हो जाता है 7 बाई 10 प्लस 2x। इसको आप सोल्व करोगे, देखो यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। देखो 7 बाई 15, 7 बाई 50, दिस बाय दिस, ये रहा दिस बाय दिस, इक्वल टू क्या था 28/27, यहाँ पे 28/27 आ गया।
यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, चीजें इजीली हो जाएगी। देखो 50 नीचे है, यहाँ ऊपर हो जाएगा, 7 ऊपर है ना, यहाँ आगे क्या हो जाएगा नीचे, इक्वल टू से इधर आ रहा है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये सारी चीजें आप सोल्व कर रहे हो। अगर डिफिकल्ट नहीं है, जब आप इसको सोल्व करोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे, आप कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो। ये बहुत ईजिली आप x की वैल्यू 4 ढूंढ लोगे। सारा काम किसका था, लेस्पेयर्स और आपको पाशेस का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, ये समझ आए। तो जो हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, पहला मेथड वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने का, उसके अंदर ये 6 लोगों ने अपना, ये 6 लोगों ने अपना योगदान दिया। लेस्पेयर ने अपनी बात की, पाशेस ने अपनी बात की। देखो हर किसी के अपने इंपॉर्टेंस देने का वे है, तो जैसे जैसे उन्होंने इंपॉर्टेंस दी वैसे वैसे हमने काम कर लिया। नेक्स्ट जो मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने का, वो क्या था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सेकंड क्या है हमारे पास, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ध्यान से, इसमें प्राइस रिलेटिव्स है तो प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। प्राइस रिलेटिव निकालने का सेम है, दैट इज P1 बाई P0 इंटू 100। क्योंकि यहाँ वेटेड की बात हो रही है तो जो एवरेज निकलेगी, एवरेज तो है ना, एवरेज भी किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, वेटेड की। वेटेड की जो एवरेज होती थी ना, अगर आपको याद हो, XW बाय समीशन W होती थी। अगर आपको याद हो, जब हम वेटेड की एवरेज निकालते थे, x बार इज इक्वल्स टू समीशन XW बाय समीशन W। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी एवरेज निकाल रहे हैं, प्राइस रिलेटिव की। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, P01 इक्वल्स टू समीशन PW बाय समीशन W। ये रहा इसका फॉर्मूला, सब हमने किया हुआ है, बस चीजें इकट्ठी करनी है। तो जब आपको एवरेज निकालनी है वेटेड की, W फॉर्मूले में आएगा ही आएगा। तो ये रहा समीशन W बाय W। यही आपको ज्योमेट्रिक भी निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता था, एंटी लॉग होता था, समीशन लॉग P इंटू W बाय W। यहाँ N नहीं होता वेटेड में, यहाँ W लिखा जाता है, समीशन लॉग P, यहाँ वेटेड का W और नीचे सिंपल W। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला है। W कैसे निकलता है, P0 इंटू Q0 करके। कैसे निकाला जाता है W, P0 इंटू Q0 करके। चलिए फिर करते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कंप्यूट इंडेक्स प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, आपको बता रहे हैं ये मेथड लगाओ। ठीक है, यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसमें मीडियन नहीं होता, अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है और ज्योमेट्रिक मीन की। जब सिंपल में बात की थी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और मीडियन तीनों थे, इसमें 2 ही होते हैं। ये रहा हमारा बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर, प्राइस, सारी चीजें दे दी है। आप अर्थमेटिक मीन सबसे पहले फॉर्मूला याद करा करो कि मुझे पहले अगर प्राइस रिलेटिव की बात हो रही तो मैं प्राइस रिलेटिव पहले निकाल लेती हूँ, टेंशन नहीं खत्म। ठीक है, प्राइस रिलेटिव निकाल लो। आपने सारे प्राइस रिलेटिव निकाल लिए, देखो ये सारे प्राइस रिलेटिव। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसमें तो समीशन PW बाय दिस चाहिए था, तो आप PW कैलकुलेट करो। ये रहा, ये मेरे पास सारे W है ना, W कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले P0 इंटू Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करो। WP करा, ये आ गया। समीशन W कितना था, ये रहा, बस हो गया। 63600, ये 520। हमें कैलकुलेटर्स अलाउड है, किसी दिन काम आएंगे, फॉर्मूला ही तो पुटिंग की है, आप कैलकुलेटर यूज करो और करो, आंसर निकालो। ये आपका आंसर आ जाएगा 122.30। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहाँ गया अभी, नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना। इससे मुझे क्या चाहिए, W इंटू लॉग P, तो मैंने log P निकाला, फिर W इंटू लॉग P निकाला, जिसका समीशन चाहिए था उनको ऐड किया, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुटिंग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ प्राइस इंडेक्स नंबर खत्म हो गया। जिसको प्राइस इंडेक्स नंबर समझ आएगा, क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सेम है सारी चीजें। बताओ, प्राइस इंडेक्स नंबर समझ आया। 2 तरह से इंडेक्स नंबर निकलते हैं, एक अनवेटेड, में रिवाइज करा रही हूँ आपको, देखो कितना याद है। अनवेटेड मतलब सिंपल, वेटेड वाला। ठीक है, अनवेटेड निकालने के 2 मेथड थे, एग्रीगेटिव मेथड और प्राइस रिलेटिव वाला मेथड। वेटेड निकालने के भी 2 मेथड थे, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव वाला मेथड। ठीक है, एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला मैंने करवा दिया, फिर प्राइस रिलेटिव वाला फॉर्मूला करा दिया। वेटेड एग्रीगेटिव में 6 लोगों ने अपनी राय दी, वो हमने पता कर ली किसने क्या राय दी। और फिर वेटेड वाले में आगे जब हमने प्राइस रिलेटिव वाला किया, वो भी हमने अच्छे से कर लिया, समीशन PW बाय समीशन W। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक लेके सारे फॉर्मुलास फटाफट से रिवाइज कर लो। अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो फटाफट वीडियो जाके फटाफट पहले ना ऐसे पीछे करके देख लो कहाँ सारे फॉर्मुला लिखे हैं, पॉज करके एक बार फॉर्मुला रिवाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना क्योंकि नया टॉपिक शुरू है, मतलब इंडेक्स नंबर के अंदर प्राइस खत्म हो गया, अब क्वांटिटी की बात करते हैं।
जिसका प्राइस क्लियर है ना उसको क्वांटिटी में दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल सेम चलेगा। देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी दो होते हैं, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अगर आपको प्राइस समझ आ गया ना तो आप क्वांटिटी वाला बहुत बहुत ईजिली कर लोगे, प्राइस वाला भी यहाँ दोबारा रिवाइज हो जाएगा। जैसे प्राइस दो तरह का था, क्वांटिटी भी दो तरह की है, सिंपल और वेटेड। पहले सिंपल के क्वेश्चन करते हैं, सिंपल की बात करते हैं। सिंपल निकालने के दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और कौन सा था, प्राइस रिलेटिव मेथड, दोनों करेंगे हम, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और कौन सा था, प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, जहां जहां P था वहां वहां Q हो जाएगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला था, देखो मैं यही सारा दोबारा रिवाइज करा रही हूँ प्राइस वाला, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव का क्या फॉर्मूला था, समीशन P1 समीशन P0 इनटू 100। वो किसके लिए था, प्राइस के लिए। क्वांटिटी के लिए सेम है, ये P01 था ना, ये Q01 है, P1 था Q1 है, P0 था Q0 है इनटू 100। बस सारे P को अगर आप Q के अंदर चेंज कर दो, सारे फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स वाले क्वांटिटी इंडेक्स में चेंज हो जाते हैं अगर उन फॉर्मूला में आप P की जगह Q कर दो। अगर Q यूज किया हुआ है, Q की जगह P कर दो। प्राइस इंडेक्स वाले सारे फॉर्मूलाज में जहां जहां P लिखा था वहां Q कर दो, जहां जहां Q लिखा था वहां P कर दो, सब उल्टा कर दो, तो आपको प्राइस वाले फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएंगे, क्वांटिटी वाले फॉर्मूला में। किस में चेंज हो जाएंगे, क्वांटिटी वाले में। देखो ये फॉर्मूला था, हमने Q में चेंज कर दिया। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में क्या क्या था, पहले रिलेटिव वो निकाला था P, कैसे निकाला था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, और फिर P01 कैसे निकाला था, समीशन P बाय N, वही तो करा हुआ है। देखो समीशन P बाय N, P की जगह क्या है, सारे Q है। फिर इनका क्या लिया था, ये जो मैट्रिक मीन वाला था, एंटी लॉग समीशन लॉग P बाई N। P नहीं है यहाँ पे, क्या निकलेगा, Q निकलेगा, क्योंकि Q की बात हो रही है। ये P प्राइस रिलेटिव निकलता था ना, तो क्वांटिटी रिलेटिव कैसे निकलेगा, क्वांटिटी रिलेटिव ऐसे निकलेगा, ये 1 होता है 0 इंटू 100, क्वांटिटी रिलेटिव ऐसे निकल रहा होगा। सेम फॉर्मूलाज P की जगह Q कर दो, सारे वही बन जाएंगे। इतने ईजी है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंप्यूट द दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स। देखो क्लियरली मेंशन है, फॉर द फॉलोइंग बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, क्वांटिटी इन 2001 2011। ये क्या है, Q0, ये क्या है, Q1। अब आपको पता है इसका हमने क्या निकाला है, उसने बोला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसमें समीशन Q0 Q1 चाहिए होता है, पुटिंग की हमने यहाँ पे, ये सिंपल एग्रीगेटिव से आ गया। उसने कहा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी लगाओ, रिलेटिव मेथड से अर्थमेटिक मीन भी ज्योमेट्रिक मीन। पहले Q तो निकाल लो, Q निकाला, Q1 बाय Q0 इंटू 100। फिर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, समीशन Q बाय N, एवरेज वाला आ जाएगा। वो हम कैसे निकालेंगे भाई, ये तो आने को तैयार ही नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे वही निकाला हुआ है, पहले हमने क्या निकाला, Q01 समीशन Q बाय N, ठीक है। फिर एंटी लॉग लॉग वाला, वो सारा सेम प्रोसीजर चल रहा है। तो आपने जो अनवेटेड और सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, बिल्कुल सेम जैसे हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले थे। अब बात करते हैं वेटेड की। वेटेड में क्या होता है, वेटेड में क्या होता है, वेटेड में हमारे पास पहले तो 6 लोगों ने अपना काम बताया था, अच्छा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, वही करेंगे। वहां पे लेस्पियर्स ने किसको प्रेफरेंस दी थी, Q0 को। फॉर्मूला क्या बना था, ये बना था P1 Q0, या क्या बनेगा, P0 Q0 इंटू 100। ये प्राइस इंडेक्स में बना था। अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है लेस्पियर का, तो बस P की जगह Q कर दो, ये बना Q01, P1 है तो Q1, Q0 है तो P0, P को Q कर दो, Q को P कर दो, आपका ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही लेस्पियन में करना है, फिशर्स में करना है, पाशेस में करना है, डॉबिश में करना है, मार्शल में, कैलिस में, सब में ये करना है। ये फॉर्मूला क्वांटिटी आपको प्राइस इंडेक्स वाला याद है, रफली साइड पे लिखो पेंसिल से। जहां जहां P है वहां वहां Q कर दो, जहां जहां P है वहां वहां Q, Q की जगह P, P की जगह Q, चेंज कर दो एक दूसरे में। तो आपका जो प्राइस इंडेक्स वाला फॉर्मूला है क्वांटिटी इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने फिर भी लिखी हैं ताकि जब आप PDF देखोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, आप मैच कर पाओगे। तो जब आप रिवाइज करोगे ना, खुद भी 1-2 फॉर्मूला बना के देखना और मैच करना, मेरे फॉर्मूला से मैच कर रहा है तो आपको ठीक बनाने आ गए, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें वही हैं। फिर वेटेड एवरेज, वेटेड की निकालने के भी 2 मेथड थे ना, एक तो था एग्रीगेटिव, वो हो गया। फिर एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड भी था, बिल्कुल पहले एवरेज निकाल रहे थे, इसमें भी निकालेंगे। कैसे निकलेगी, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100।
फिर हमने निकाला इंडेक्स नंबर क्या था, समीशन क्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यही हमने किया था। फिर यहाँ हमने क्या किया था, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, पी नोट क्यू नोट, और क्यू की वैल्यू ये रही Q1 बाय क्यू नोट इंटू 100। इसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन नहीं होता क्वांटिटी के केस में। जब हमने प्राइस इंडेक्स की बात की थी वहां पे यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला काम भी किया था, लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स में नहीं है। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है कि जब हमने पहला प्राइस इंडेक्स निकाला था ना सिंपल वाला, वहां पे आपने मीन भी निकाला, एवरेज मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियम भी निकाला। फिर दोबारा आए तो हमने सिर्फ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, फिर आए सिर्फ अर्थमेटिक मीन रह गया। जब आप फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे आपको चीजें समझ आएंगी। ये मत याद रखना इसका ज्योमेट्रिक मीन था कि नहीं था, अरे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ मीन की बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है, मीन की सिंपल वाले, तो क्वेश्चन भी सिंपल का ही आ रहा होगा, यहाँ पे वो ज्योमेट्रिक नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये मतलब कंफ्यूजन डाउट मत रखना, कुछ बस फॉर्मूलाज याद रखो। इसका ये है क्या क्या कितना कितना था ये नहीं, मेरे को पता है ज्योमेट्रिक मीन आ गया ये लगाना है, मुझे पता है एवरेज आ गई ये लगा रहे हैं, मुझे पता है प्राइस रिलेटिव आ गया ये लगा रहे हैं, लेकिन मैंने कितने फॉर्मूला लर्न किए मैंने काउंटिंग नहीं की। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछेगा मुझे उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने फॉर्मूला लर्न कर लिए बहुत है। अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, बाय यूजिंग लेस्पियस फॉर्मूला, पाशेस फॉर्मूला, फिशेस फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला यूज करने हैं, लेस्पियस, पाशेस एंड फिशेस। आप ध्यान से देखो, लेस्पियस का फॉर्मूला लगाओगे पहले आप, ये रहा, आपको सारा डाटा दिया होता है, देखो क्वेश्चन में सारा डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 2009 के प्राइस क्वांटिटी मतलब पी नोट क्यू नोट, 2014 के दे रखे हैं P1 Q1, हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया, Q1 P नोट चाहिए, आप Q1 P नोट बनाओ, आपको Q नोट P नोट चाहिए, Q नोट P नोट बनाओ, सारों के सम करो, समीशन मिल जाएगी, फॉर्मूला में डालो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बस फॉर्मूला आना चाहिए, इनको अप्लाई करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये रहा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर जैसा ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, बस प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला में P जहां था वहां Q कर दो, और जहां Q था वहां P कर दो। P और Q को इंटरचेंज कर दोगे, आपके प्राइस इंडेक्स नंबर वाले फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, चले आगे चलते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब आपने देखा कि जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर था वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर चला, कि वेटेड है अनवेटेड है, सिंपल में दो थे, वेटेड में भी दो आगे मेथड थे, लेस फिर पाशे सब वही था। वैल्यू इंडेक्स नंबर में नहीं इतना, बस एक ही फॉर्मूला है, समीशन P1 Q1 इंटू समीशन P नोट Q नोट इंटू 100। वैल्यू कैसे निकलते हैं, आपने 5 चॉकलेट्स ली, 10 रुपए की एक चॉकलेट थी, कितनी वैल्यू हुई 50, ये आपका प्राइस था, ये आपकी क्वांटिटी थी, 5 चॉकलेट्स ली, ये आपका प्राइस था, है ना। 5 चॉकलेट्स ली आपने, 10 रुपए की एक थी, टोटल कितने पैसे हो गए 50 रुपीज। क्वांटिटी कितनी थी 5, प्राइस कितना था 10, टोटल कितना हुआ 50। वैल्यू कैसे निकली, जब आपने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर भी कैसे निकलता है, जब हम प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी से, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी से। तो हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, समीशन P1 Q1 समीशन P नोट Q नोट इंटू 100 करके हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर मिल जाता है। इसमें और कोई हमें डिटेल नहीं करनी होती, बस यही सारी चीजें। क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये P नोट है, ये Q नोट है, ये P1 है, और ये क्या है Q1। सारी चीजें दे रखी है, आप P नोट Q नोट निकालो, P1 Q1 उनके समीशन, वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो है मुश्किल नहीं, चले आगे। प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है टेस्ट। इतने सारे मेथड करी जा रहे हैं इंडेक्स नंबर निकालने के, इसमें से कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा अच्छा मेथड है, कौन सा अच्छा मेथड नहीं है। फिर क्या करा, फिशर्स ने अपने टेस्ट दिए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट देखो, जो ये क्लियर करता है वो अच्छा मेथड होगा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट देखो, जो ये क्लियर करता है वो अच्छा होगा। अब आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं, जरूरी थोड़ा ना है कि आपके साइंस में भी आए, नहीं ना, ऐसा तो जरूरी नहीं होता था ना स्कूल में। इट मीन्स अलग अलग टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं। तो फिशर्स ने अलग अलग क्राइटेरिया दिए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट है, देखो कौन से फॉर्मूला ये टेस्ट पास कर रहे हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, कौन से फॉर्मूला ये टेस्ट पास कर रहे हैं। तो फिशर ने 3 टेस्ट दिए, इन 3 टेस्ट से हमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कौन से टेस्ट पास कर रहा है। डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है इसका, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर ने कहा कि P01 P101 होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला उठाया ये वाला,
फिशर्स का उठा ले, चलो फिशर्स का उठा लेते हैं। फिशर्स ने क्या कहा था, ये कहा था फिशर्स ने, किसको इंपॉर्टेंस दी थी, बेस ईयर की क्वांटिटी को। फिशर्स ने ये कहा था, ठीक है। ये अब क्या है, P10, P10 का मतलब होता है 0 की जगह 1 आ रहा है, 1 की जगह क्या आ रहा है 0, तो सब इसमें भी उल्टा कर दो। ये लो कर दिया, समझ आया। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, 0 की जगह 1 आ रहा है, 1 की जगह 0, तो फॉर्मूला में भी यही किया। कहता है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, इट मींस वो ये टेस्ट पास कर रहा है, मतलब वो फॉर्मूला ये टेस्ट पास कर रहा है अगर उसका ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। सारे ऐसे फॉर्मूलाज लिए गए, मल्टीप्लाई किए गए, पूरी कैलकुलेशन की गई, हमें नहीं कर रही। ये देखा गया कि जो फिशर्स है और मार्शल है और जो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव था, इन सब ने ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया। आप फिशर्स का टेस्ट लगाओ, फिशर्स का टेस्ट कौन सा था, जहां पे हमने क्या लिया था, फिशर्स में क्या करते थे, एट द रूट LP वाला लेते थे ना प्राइस इंडेक्स में, वही है। मार्शल में क्या करते थे, मार्शल वाला भी हमने किया था, इस L वाला लिखते थे, P वाला दोनों के बीच में प्लस होता था ऊपर नीचे, वो वाले ने ये टेस्ट पास किया है। और सिंपल GM ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कौन सा था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड वाला कौन सा था, एंटी लॉग वाला था जो। तो इन सब पे जब हमने देखा टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाया फॉर्मूलाज पे, इन तीनों ने इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या किया, पास कर लिया। कौन से याद रखोगे, क्वेश्चन में इजी होगा। दैट इज कौन से, फिशर्स ने, मार्शल ने और हमारे पास GM वाले ने, सिंपल वाले ने। हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम इनका आंसर निकालेंगे, P01 का P10 का हम आंसर निकाल रहे होंगे क्वेश्चन में। दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ गया तो वो ये टेस्ट पास करता है और नहीं, अदरवाइज नहीं। आप क्वेश्चन में देखोगे फिशर्स के आंसर करेंगे ये टेस्ट पास, मार्शल के आंसर टेस्ट पास करेंगे। अगर आपको ये चीज पहले से ही पता होगी, आप क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो रही ना, पकड़ लोगे, अच्छा फिशर्स तो करता है भाई, मेरी कोई गलती होगी अगर यहाँ फिशर्स मेरा नहीं कर रहा। समझ आ रही है, क्वेश्चन कर रहे हो और देख रहे हो फिशर्स तो टेस्ट पास नहीं कर रहा, पक्का आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्योंकि टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिशर्स पास किया है, फिशर्स ने। ये हमने फॉर्मूला से चेक किया है, हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, चाहिए ही नहीं, ठीक है। आगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ने क्या किया, कहते हैं अगर P, आप प्राइस इंडेक्स नंबर को और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर आना चाहिए ये क्या था, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर था। ये क्या है, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर है। एक चीज और, यहाँ पे देखो 100 नहीं लिखा, यहाँ पे 100 यहाँ देखो 100 लिखा है, नहीं लिखा। जब भी हम ये टेस्ट लगा रहे होंगे हम 100 नहीं लिखा करेंगे। ये मैं क्या बोल रही हूँ ये आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो जब हम टेस्ट लगाएंगे तब हम 100 को ओमिट कर दिया करेंगे, वहां नहीं लिखा करेंगे। क्यों नहीं लिखा करेंगे, क्वेश्चन में अभी क्लियर होगा। बस आप ये याद रखो, टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है कि अगर इसको उल्टा किया जाए, मल्टीप्लाई आंसर 1 आना चाहिए। फैक्टर रिवर्सल में क्या होता है कि P01 इंटू Q01 क्या होना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर। उसका हमें पता है ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 100 भी होता है, लेकिन हम 100 नहीं लिखते जब टेस्ट लगा रहे होते हैं। वो चीज मैं क्वेश्चन में क्लियर करूंगी कि क्यों 100 नहीं लिख रहे होते, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ, नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर टेस्ट है। सर्कुलर क्या कहते हैं, P01 इंटू P12 इंटू P20, ये 1 होना चाहिए। सर्कुलर क्या है, क्यों कह रहे हैं सर्कुलर, 0 1 2 है, ठीक है। पहले फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है 0 1, दूसरे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है 1 2, थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है 2 0, थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है 2 0। से सर्कुलर है, पहले 0 1 फिर 1 2 फिर 2 0। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मुझे पता है आप इससे डरोगे नहीं, P01 के फॉर्मूलास पता है। 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो, ये बन जाएगा। 0 की जगह 2 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको आता है, तो अगर आपको P20 भी चाहिए तो फॉर्मूला में 0 की जगह 2 कर देना और 1 की जगह 0, P20 का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आता है, इट मींस इसने सर्कुलर टेस्ट भी पास कर दिया। तो फिशर्स ने कहा अगर आपको चेक करना है कौन सा फॉर्मूला कितना एक्यूरेट है, तो उसने कुछ बैरियर नहीं कह सकते, कुछ चीजें क्राइटेरिया बना दिए। अच्छा अगर ये टेस्ट पास कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, ये नहीं ये कर रहा होगा, ठीक है। टेस्ट खड़े कर दिए, कौन से टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट। जो इस टेस्ट को पास नहीं कर रहे, क्या उनका कोई वैल्यू नहीं है फॉर्मूलास का, है। अरे फिशर्स ने अपना एक टेस्ट खड़ा कर दिया, ठीक है, पास किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं। अब किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया वो कुछ नहीं है, नहीं। फिशर्स ने क्राइटेरिया दिए, हमने भी बता दिया कि इस क्राइटेरिया को ये टेस्ट पास कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले मैंने फर्स्ट वाला बता दिया कि जो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट था, मार्शल
मार्शल ने क्लियर किया, फिशर्स ने क्लियर किया। जो हमारा दूसरा वाला है दैट इज फैक्टर रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल है दूसरा वाला हमारा, पहले वाला टाइम रिवर्सल था, सेकंड वाला फैक्टर रिवर्सल है। फैक्टर रिवर्सल को किसने क्लियर किया? सिर्फ और सिर्फ फिशर ने। फैक्टर रिवर्सल को किसने क्लियर किया? सिर्फ और सिर्फ फिशर्स ने। सर्कुलर टेस्ट को किसने क्लियर किया? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था, सिर्फ उसने ही सर्कुलर टेस्ट को क्लियर किया और कोई भी मेथड क्लियर नहीं करता। ये अगर आपको चीजें पता होंगी क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अभी क्वेश्चन क्लियर करूंगी समझ आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, कैलकुलेट लेस्पियर्स पाशेस फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। वो आप इजीली कर सकते हो, ये रहा आपका पी डॉट, क्यू डॉट, P1, Q1, ठीक है। ऑल्सो एग्जामिन विच ऑफ द अबव इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज द टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। बताओ इसमें से कौन सा जो है वो टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पास करता है। चेक कर रहा है, चेक तो मैं करूंगी लेकिन मुझे पहले ही पता है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को तो सिर्फ फिशर्स कर रहा होगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन करता है? इसमें से ना लेस्पियर करता है ना पाशे करता है, इसको भी कौन करता है? फिशर्स, ठीक है। फिशर्स भी करता है, मार्शल भी करता है, लेकिन मार्शल का यहाँ पूछा ही नहीं गया। तो अगर इनमें से देखूं तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सिर्फ फिशर्स पास करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सिर्फ फिशर्स पास करता है। तो मैं यहाँ पे लेस्पियर्स भी कैलकुलेट कर रही होंगी, पाशेस भी, फिशर्स भी, सारे चेक करके भी बताऊंगी। चेक कैसे करना भी बताती हूँ, लेकिन टेस्ट सिर्फ कौन पास कर रहा होगा? फिशर्स। ये बात मुझे क्लियर है। मुझे पता है टाइम वाला सिर्फ मार्शल फिशर्स ही क्लियर करते हैं। मार्शल या पूछा ही नहीं गया तो मैं क्यों बात करूं उसके बारे में। तो टाइम वाला इनमें से भी फिशर्स क्लियर करेगा, फैक्टर वाला भी इनमें से फिशर्स ही क्लियर करेगा। ये मुझे पहले से ही पता है क्योंकि मुझे इनके टेस्ट के रिजल्ट पता है, ठीक है। अब यहाँ प्रूफ भी करना है। लेस्पियर कैलकुलेट किया, पाशेस कैलकुलेट किया और ये मैंने क्या कैलकुलेट किया? फिशर्स। तीनों मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करते हैं टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या था कि P01 इंटू P101 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ये रहा P01 लेस्पियर्स इंडेक्स। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या होता है? समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0, राइट। ये देखो यही फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला अगर मैं ये देखो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं ये 100 और पॉइंट्स वाला आंसर उठाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ 327/298 उठाऊंगी। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं लेस्पियर्स और पाशेस के जो आंसर्स आते हैं 100 से मल्टीप्लाई से पहले जो बन रहा होता है वही हम उठाते हैं, उनमें हम 100 नहीं लेते क्योंकि टेस्ट ही तो करना है। 100 लेने की जरूरत नहीं होती है। 100 नहीं भी लोगे तो भी वो टेस्ट आपका काम करेगा। ये बात फिशर्स ने ही कही थी। कैलकुलेशंस हमारी इजी रहती है। टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए क्या चेक करना होता है? P01 इंटू P10 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैं P01 की वैल्यू उठाऊंगी, वो मैं 100 वाला उठाऊंगी नहीं, इसकी वैल्यू उठाऊंगी 327/298। ये फिशर्स ने बात की, जिन्होंने टेस्ट बनाया उन्होंने अपनी कंडीशन दी कि 100 लेने की जरूरत नहीं होती। तो P01 यही उठा लिया, ओमिटिंग फैक्टर 100। आगे हमें क्या चेक करना होता है? P01 इंटू P10 1 होना चाहिए। तो मैंने P10 उठाया। P10 का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, सारे 01 चेंज किए। यार है 278/300। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 आंसर नहीं आ रहा तो लेस्पियर्स इस टेस्ट को पास नहीं करता। हमें पता ही था कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को लेस्पियर पास करता ही नहीं। सेकंड पाशेस ये भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पे भी 300/278 लिया, 100 नहीं लेते। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं हम सिर्फ ये उठाते हैं, 100 नहीं उठाते। P10 उठाया, बिल्कुल ये रहा हमारा आंसर आया। अब P01 इंटू P10 देखो 1 नहीं आ रहा तो पाशेस भी नहीं करेगा। अब किसे चेक करेंगे? फिशर्स को चेक करेंगे कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट पास करता है कि नहीं। फिशर्स के लिए भी देखो फॉर्मूला उठाया लेकिन 100 नहीं लिया साथ में, तो ये मेरा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। इंटरचेंज किया 0 to 1 1 to 0, हमारा ये फॉर्मूला बना, ये आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ये 2 रूट मल्टीप्लाई और थे, ये सब एक ही रूट के अंदर आ जाता है। अगर √5 इंटू √6 है आप इसको सिंगल रूट के अंदर डाल सकते हो। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, सिंगल रूट के अंदर डाला। ये देखो ये कैंसिल हो गया इस वाले से, 298 इससे कैंसिल हुआ, 278 इससे 300, √1 बना, आंसर क्या है 1। देखो फिशर्स ने पास किया। तो पहले मैंने टाइम रिवर्सल टेस्ट लगा के देखा लेस्पियर्स पे, पाशेस पे, फिशर्स पे, उसने सिर्फ फिशर्स ने ही क्लियर किया। क्वेश्चन में तीनों का पूछा था, मैंने तीनों का शो किया, लेकिन मुझे पता था कि ये फिशर्स ही क्लियर करेगा ये टेस्ट। ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे? ऐसे ही हम लगाएंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सेम इसके फॉर्मूला में भी 100 नहीं लिखते। देखो ये हमने लिया P01 इंटू Q01,
ये होना चाहिए, ठीक है। P01 का फॉर्मूला से आंसर ये है, 100 नहीं लिया यहाँ पे भी, फिर उसके बाद Q01 यहाँ पे भी 100 नहीं लिया, ये आंसर है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो ये इक्वल आ ही नहीं रहा, P1 Q1 P0 Q0 के, ये आपके पास पहले ही निकले हुए हैं ऊपर, देखना आंसर सेम नहीं आ रहे। फिर आगे देखो इनका, देखो यहाँ पे आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये भी सेम नहीं आ रही, ये ऊपर निकाले हुए हैं आपने P1 Q1 P0 Q0, कहीं ना कहीं देखो ऊपर निकले हुए हैं, ये मैं बताती हूँ, P0 Q0 P1 Q1, ये रे देखो यहाँ पे, ये रे ये रे, आप देखोगे इससे आंसर बैच रही हो रहे। तो आपने क्या कर रहा है, ऐसे ही सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं, एक एक का टेस्ट कर रहा है। पहले मैंने क्या किया, टाइम रिवर्सल टेस्ट तीनों फॉर्मूला पे लगाया, फिर मैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तीनों फॉर्मूला पे लगा रही हूँ, ये देखो। फिर फिशर्स पे लगाया, देखो फिशर्स पे लगाया, फॉर्मूला ये रहा, इन 200 नहीं लिखते जब टेस्ट लगाते हैं, ये रहा, ये आपने निकाला P01 Q01, इन दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देखो ये बन रहा है, ठीक है। यही आंसर हमारा P1 Q1 का था 300, ये आंसर P0 Q0 का 298। अगर हमारा P01 इंटू Q01 दैट इज आ जाता है हमारा P1 Q1 अपॉन P0 Q0 के, तो वो हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्लियर कर जाता है। इसमें मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को P01 Q01 जो आंसर्स आ रहे हैं वो इन्हीं के आंसर्स हैं, इट मींस इसने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमारा क्लियर कर दिया, और पहले ही हमें पता था कि सिर्फ फिशर ही ये टेस्ट क्लियर करेगा। क्लियर है चीज, इसी के साथ हमारे टेस्ट भी कंप्लीट हो गए। आगे हमारे टॉपिक है चेन बेस इंडेक्स नंबर हो गए, फिक्स्ड बेस इंडेक्स हो गए, छोटे छोटे टॉपिक्स है, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा पानी वानी पी लो, सांस ले लो, मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चेन बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर सब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लें कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ऐसा चार्ट आपको PDF में भी मिल जाएगा हैंड रिटन, ये मैंने अभी फटाफट बनाया ताकि एक बार आपको समराइज करवा दूं ना, फिर ही छोटे छोटे आगे टॉपिक्स पे जाऊं, चेन बेस फिक्स बेस। पहले जितना अब तक किया फटाफट समराइज करा देती हूँ, ये मिल जाएगा चार्ट, डोंट वरी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना। हमारे पास इंडेक्स नंबर्स हैं, सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर क्वांटिटी, फिर वैल्यू। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक होता है अनवेटेड जिसे सिंपल भी कहा जाता है, या फिर दूसरा कौन सा होता है, दैट इज वेटेड। अनवेटेड निकालने के दो तरीके हैं, एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव वाला, एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव वाला। वेटेड निकालने के भी दो हैं, एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव। क्लियर है चीज। एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखना। एग्रीगेटिव का फॉर्मूला यहाँ क्या था, समीशन P1 समीशन P0 इंटू 100। फिर उसके बाद प्राइस रिलेटिव का क्या मेथड था कि पहले प्राइस रिलेटिव तो निकाल लो, उसका मेथड ये था P1 बाय P0 इंटू 100। फिर इसका यूज करके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, इन तीनों की हेल्प से हम प्राइस अब इंडेक्स निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन करेंगे समीशन P बाय एन, यहाँ पे एंटी लोग समीशन लोग P बाय एन, मीडियन क्या था, साइज ऑफ n प्लस 1/2। ये टिप्स पे हो जाएंगे, एक बार लिख के फॉर्मूलास कर लोगे, हमने भी टीचर्स ने भी ऐसे ही माइंड में रखे होते हैं। ये क्लियर हो गया, आपको सिंपल निकालने आगे प्राइस इंडेक्स। अब क्या है, वेटेड। यहाँ पे एग्रीगेटिव की बात करते हैं। एग्रीगेटिव में 6 मेथड किए थे, लेस्पियर, पार्शियस, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर प्राइस रिलेटिव के अंदर किए थे अर्थमेटिक मीन वाला, ज्योमेट्रिक मीन वाला। यहाँ था समीशन PW बाय समीशन W, यहाँ पे कौन सा था, एंटी लॉग वाला। यही सारी चीजें हमने की हैं। वेटेड निकालने के भी दो मेथड है, अनवेटेड निकालने के भी दो मेथड है। अनवेटेड में भी एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव आता है, वेटेड में भी एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव आता है। इसमें 6 होते हैं वेटेड वाले में, यहाँ पे ध्यान से देख लो। क्लियर है, सेम चलता है प्राइस इंडेक्स का, क्वांटिटी इंडेक्स बिल्कुल सेम, बस जहां जहां P है वहां वहां Q कर देंगे, जहां जहां Q है वहां वहां P कर देंगे। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज में Q और P को एक्सचेंज कर दे, वो सारे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के बन जाते हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर में ऐसा कोई आगे चार्ट नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0 इंटू 100, ये हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर दे देते हैं। उसके बाद हमने 3 टेस्ट किए, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, टाइम रिवर्सल कहता है कि P01 इंटू P101 होना चाहिए। फैक्टर रिवर्सल क्या कहता है कि यहाँ पे P01 इंटू Q01 वैल्यू होनी चाहिए। सर्कुलर क्या कहता है कि P01 P12 एंड P20 का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने करी। ये कौन कौन, मार्शल इसको क्लियर करता है, फिशर्स क्लियर करता है, फैक्टर रिवर्सल फिशर्स क्लियर करता है,
सर्कुलर टेस्ट को सिर्फ एक क्लियर कर रहा था जो हमारा फिशर्स मार्शल में से कोई नहीं है, वो GM वाला एक मेथड था। तो ये सब हमने अभी तक पढ़ा। अगर ये चार्ट आपकी टिप्स पे हो जाए, जितना अभी हमने टाइम लगाया सब आपके टिप्स पे हो जाएगा। ये चार्ट PDF पे मैं अपना हैंड रिटन डालूंगी। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है चीज? तो यहां तक जितना पढ़ा था सब एक साथ समराइज हो गया। अब चलते हैं हम अपने किस पे चलेंगे, दैट इज चेन बेस इंडेक्स। ये जितने हैं अब हमारे टॉपिक, ये सिंगल है। चेन बेस इंडेक्स क्या होता है, क्यों आया, ये बताती हूँ। फिर फिक्स बेस इंडेक्स, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। पहला जो है दैट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस क्या होता है, देखो मान लो 1991, 1992, ये मैंने 3 ईयर्स लिए, ठीक है। अब मुझे एक बेस ईयर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ 1992 के लिए 91 वाला बेस हो, 1993 के लिए 92 वाला बेस हो, मतलब अगले के लिए पिछले वाला बेस हो, मैं ये चाहती हूँ। तो जब हमें ऐसा चाहिए होता है कि एक बेस ईयर नहीं कि एक बेस ईयर लिए सबका काम चला दे, नहीं। 92 के लिए बेस ईयर कौन काम करेगा, 91। 93 के लिए बेस ईयर कौन काम करेगा, 92। 1994 के लिए बेस ईयर कौन काम करेगा, 93। जब अगले के लिए पिछले वाला ईयर बेस ईयर काम कर रहा होता है, वहां हम क्या निकालते हैं, चेन बेस इंडेक्स। क्या निकालते हैं, चेन बेस इंडेक्स। मतलब पता होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट आता है टॉपिक में, तभी हम उसके फॉर्मूलाज लर्न करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालो। बस मैंने क्लियर किया कि चेन बेस इंडेक्स का कंसेप्ट कहां से, क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करना, पहचानना नहीं है, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ चेन बेस इंडेक्स निकालो, ठीक है। अब चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। हमें लिंक रिलेटिव निकालना होता है करंट ईयर का, मल्टीप्लाई करना होता है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। जो चेन इंडेक्स है प्रीवियस ईयर का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 100। फॉर्मूला माइंड में रख लो, लिंक रिलेटिव किसका, करंट ईयर का, चेन बेस इंडेक्स इसका प्रीवियस ईयर का, अपॉन 100। लिंक रिलेटिव क्या है, लिंक रिलेटिव भी निकालना चाहिए। क्या होता है, करंट ईयर प्राइस प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। ऊपर करंट ईयर का प्राइस आता है, नीचे प्रीवियस ईयर का प्राइस आता है, इंटू 100 करते हैं, हमें लिंक रिलेटिव मिल जाता है। मतलब अगर मुझे चेन बेस इंडेक्स निकालना है, पहले मैं लिंक रिलेटिव निकालूंगी। लिंक रिलेटिव निकलेंगे तभी तो यहाँ पुट करूंगी। तो चेन बेस इंडेक्स में पहले लिंक रिलेटिव निकलते हैं और फिर हम यहाँ पुट करके चेन बेस इंडेक्स निकालते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, सुपर इजी है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इजीली यहाँ पे बिल्कुल हमें क्लियरली दिख रहा है कि चेन बेस इंडेक्स बनाना है। ईयर दिया हुआ है, प्राइसेस दिए हुए हैं, ये रहा ईयर, ये रहा प्राइसेस। मुझे पता है चेन बेस इंडेक्स के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, लिंक रिलेटिव। अरे मैं तैयारी करके आई हूँ, तो लिंक रिलेटिव मुझे पता है पहले निकालते हैं। ये रहा लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का क्या था कि करंट ईयर प्राइस ऊपर आता है, प्रीवियस ईयर प्राइस नीचे आता है, इंटू 100 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो करंट ईयर प्राइस कितना है 94, प्रीवियस ईयर तो है नहीं, कुछ है नहीं इससे पहले, तो वहां हम लिंक रिलेटिव क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। पहला लिंक रिलेटिव हम फॉर्मूला से नहीं निकाल पाते क्योंकि करंट ईयर तो है, प्रीवियस ईयर का है नहीं, तो पहला लिंक रिलेटिव क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। अब करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये सारे क्या आ गए मेरे पास, लिंक रिलेटिव्स आ गए। मुझे तो चेन बेस इंडेक्स चाहिए, मुझे चेन बेस इंडेक्स निकालते हैं। चेन बेस इंडेक्स क्या था हमारे पास, ध्यान से, लिंक रिलेटिव था, ऊपर था ना लिंक रिलेटिव। क्या था फॉर्मूला इसका, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला था लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर चेन बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो लिंक रिलेटिव करंट ईयर का क्या है, ये रहा, है ना। अब चेन बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, इससे पहले तो कोई है ही नहीं, चेन बेस है ही नहीं, तो हम इसी लिंक रिलेटिव को चेन बेस इंडेक्स ले लेंगे। हमने क्या कहा था, लिंक रिलेटिव करंट ईयर का उठाओ, वो 100 उठा लिया। चेन बेस प्रीवियस ईयर का उठाओ, प्रीवियस वाला कुछ है ही नहीं, तो यही 100 को हम चेन बेस इंडेक्स मान लेंगे। अगला देखो, अगला मेरे पास क्या है, यहाँ मैंने क्या लेना है, लिंक रिलेटिव, वो ये रहा, इनटू क्या है, चेन बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, वो क्या है 100 बाय 100। नेक्स्ट देखो, ये लिंक रिलेटिव करंट ईयर का, चेन बेस प्रीवियस का, वो कितना आ चुका है 104.3, वो ये रहा, अपॉन 100। ऐसे करके आपके पास ये सारे चेन बेस इंडेक्स आ गए। बताओ कुछ भी मुश्किल है यहाँ पे, आपने सारे चेन बेस इंडेक्स निकाल देने। इसका एक आंसर नहीं आता चेन बेस इंडेक्स का, ये सारी वैल्यूज इसके आंसर है। तो चेन बेस इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिंक रिलेटिव। हम तैयारी करके जाएंगे पेपर में, हमें पता होगा कि पहले लिंक रिलेटिव निकालना है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस में क्या होता है, ध्यान से, पहले प्राइस रिलेटिव निकलता है। क्या है, प्राइस रिलेटिव। क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर प्राइस बेस
बेस ईयर प्राइस इंटू 100, फिक्स्ड बेस, इसमें बेस फिक्स रहता है, बेस के बारे में कोई बात नहीं होगी। हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, करंट ईयर का प्राइस नीचे बेस ईयर का प्राइस इंटू 100, इंटू क्या करेंगे 100। ये भी पढ़ते हैं, सिंगल कमोडिटी मल्टीपल कमोडिटी क्या है पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर बनाना है फॉर द फॉलोइंग बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 2005 एज अ बेस। 2005 बेस ही हमने ले लिया, तो ये वाला हमारा बेस ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इंडेक्स नंबर बनाना है। ये फिक्स कर दिया मैंने कि 2005 को एज अ बेस लेना है, उसके प्राइस को ही हमने लेना है बेस। मेरी बात समझ आ रही है? प्राइस ऑफ 2005 एज अ बेस, मैंने 2005 को फिक्स कर दिया, कहीं नहीं लिखा कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बनाओ। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स, आपको इंडेक्स नंबर्स बनाने हैं फॉर द फॉलोइंग डाटा। ईयर और प्राइस दे रखा है, इस डाटा के लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर बनाना है। 2005 के लिए प्राइस ऑफ 2005 क्या ले लिया, फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब किसका क्वेश्चन है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 2005 को क्या ले लिया, एज अ बेस फिक्स कर दिया। ये रहा ईयर, ये रहा मेरे पास क्या है, प्राइस है। अब ध्यान से देखो, फिक्स्ड बेस इंडेक्स के अंदर हमने किसका फॉर्मूला किया था, प्राइस रिलेटिव का, यही हमारा फिक्स्ड बेस होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, जब आपके पास कुछ ABC अलग कॉमोडिटी तो नहीं दे रखी, कॉमोडिटी का मतलब है अलग अलग चीजें दे रखी हो, ABCD कुछ नहीं दे रखा आपको, सिंपल ईयर और प्राइस और क्या है, फिक्स्ड बेस करो। इट मींस जो आपका प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है वही आपको फिक्स्ड बेस दे देगा। अगर आपके पास कॉमोडिटी ABCD अलग अलग नहीं दे रखा तो ऐसे क्वेश्चन में आप प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला लगाओगे, वो आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स दे देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स, इंडेक्स में बेस कौन सा है, 2005, 2005 वाले का इंडेक्स कितना रहेगा, 100। जिसको आपको बेस दिया गया है, जिसके प्राइस को आपने बेस की तरह यूज करना है, उसका जो इंडेक्स है वो कितना रहेगा, 100। फॉर्मूला क्या था, करंट वाला, करंट प्राइस कितना है 120, नीचे क्या था, बेस का प्राइस, 2005 बेस लिया, उसका प्राइस कितना है 110, नीचे आ गया 110 इंटू 100। करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100, करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100, ये सारे आपके क्या बन गए, दैट इज प्राइस रिलेटिव, जो क्या है आपके फिक्स्ड बेस इंडेक्स ही है। अगर सिंगल कॉमोडिटी होती है, ध्यान से, अगर सिंगल कॉमोडिटी है तो आपके पास जो आपका प्राइस रिलेटिव है वही आपका फिक्स्ड बेस इंडेक्स होता है, वही ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगी मैं, ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे ABC कुछ अलग नहीं है, अभी अगले क्वेश्चन में ABC अलग होंगे, वहां क्या करना है बताऊंगी। ये चीज क्लियर है पक्का? आगे देखो नाउ, अब उसने क्या कहा था, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस एज बेस। बेस क्या लेना है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, ये सारे प्राइसेस है, इनकी एवरेज निकालो, इन सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से डिवाइड कर दो। ऐड करके जो आंसर आएगा उसको अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे आपके पास एवरेज आ जाएगी 168.75 वाली। ठीक है, आपने बेस किसको यूज किया, एवरेज को। तो अब आपके पास कोई भी ऐसे ये तो नहीं ना एक को बेस यूज किया हो, ऐसा कोई ईयर नहीं है। पहले 2005 को यूज किया था, उसका इंडेक्स 100 ले लिया था। अब आपने कोई एक ईयर नहीं यूज किया एज अ बेस, आपने एवरेज यूज किया है, तो आप सबके इंडेक्स निकाल सकते हो। आप बेस क्या है 168.75, सबकी एवरेज। ये सेकंड पार्ट में उसने कहा था ना एवरेज वाला करो। देखो पहले पार्ट में क्या कहा था कि 2005 को लो बेस, सेकंड में क्या कहा था एवरेज लो। ये सेकंड पार्ट हो रहा है जिसके लिए मैं इंडेक्स निकाल रही हूं। चेन बेस इंडेक्स का भी पूरा कॉलम बना था, फिक्स्ड बेस इंडेक्स का भी पूरा कॉलम बन रहा है। कैसे, देखो ये क्या होता है, करंट ईयर, ये रहा, नीचे क्या था बेस ईयर प्राइस, ये रहा इंटू 100, करंट ईयर ये रहा प्राइस अपॉन बेस वाला प्राइस इंटू 100, करंट ईयर प्राइस 160 अपॉन बेस वाला इंटू 100, ये सारे क्या हो गए, फिक्स्ड बेस इंडेक्स। अगर एक कॉमोडिटी है, मतलब ABCDE अलग अलग नहीं दिए हुए, सिर्फ ईयर और प्राइस दिया गया है, तो आपका जो प्राइस रिलेटिव होता है वही आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स दे रहा होता है। मैं हर चीज को बहुत क्लियरली बता रही हूँ, आपको माइंड में रखनी है। अपने पास नोट्स में भी लिख सकते हो, PDF का प्रिंट आउट निकाल के नोट्स आसा कर सकते हो, या टॉपिक लिख के भी नोटबुक पे लिख लो, ये चीजें बाद में उस प्रिंट आउट पे लिख लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ अब आगे आ जाओ, अगर एक से ज्यादा कॉमोडिटी है, देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फिक्स्ड बेस इंडेक्स फॉर 2015, 16, 17 बेस्ड ऑन 2014। कहता फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकालो, यहाँ पे बता रहा है किसका, 2015, 16, 17 के लिए, किसके ऊपर बेस्ड है, 2014 के ऊपर। कॉमोडिटी ABCDE, कॉमोडिटी अलग अलग आ गई, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया हमेशा कॉमोडिटीज कहाँ लिखते हैं, ये रे, ठीक है, इनके प्राइजेस दिए गए हैं हमें, तो ये देखो ये P नोट, ध्यान से देखना, 2014 के लिए हमने निकालना है, ध्यान से।
क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स 15, 16, 17 के लिए निकालना है, बेस किसको रखना है 14 को। ठीक है, अब हमारे पास पी नोट क्या होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूं ताकि मैं कंपेयर करवा पाऊं। पी नोट किसको कहेंगे, जिसको बेस लिया है, 2014 वालों को हम पी नोट कहेंगे। ये रे सारे पी नोट। ठीक है, 2014 के क्या निकालिए मैंने, प्राइस रिलेटिव्स। जिसको हम बेस ईयर लेते हैं उसके सारे प्राइस रिलेटिव्स 100 होते हैं। पहले हमने लिया था एक बेस ईयर, उसका 100 लिया था, 2005 लिया था ना पिछले क्वेश्चन में, उसको हमने क्या लिया था 100। यहाँ पे हमारे पास 2014 बेस ईयर है तो इसके सारे प्राइस रिलेटिव कितने होने वाले हैं, 100 होने वाले हैं। वहां पे लिंक रिलेटिव 100 होता था पहले वाला, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव उसका 100 होता है जो हम बेस ईयर कंसिडर करते हैं। फिर हमने P1 लिया किसका, 2015 के लिए। 2015 के लिए हमने बेस ईयर निकाला, 2016 के लिए हमने प्राइस रिलेटिव निकाला, बेस ईयर नहीं सॉरी प्राइस रिलेटिव। 2017 के लिए हमने प्राइस रिलेटिव निकाला। प्राइस रिलेटिव क्या होता है, करंट अपॉन बेस वाला इंटू 100। इसका करंट कितना है 30 अपॉन पी नोट। पी नोट मतलब प्राइस ऑफ दैट इज किसका प्राइस, बेस ईयर का। बेस ईयर का प्राइस कितना है यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या गया 15 इंटू क्या हो गया 100, ये 2 इंटू 100 दैट इज कितना आ गया 200। ऐसे करके हमने सारे आंसर निकाले हैं। P1 इज जो आपका प्राइस है, P नोट इज जो आपका बेस ईयर का प्राइस है। बेस ईयर era 2014, उसके प्राइसेस ये उसके सामने सामने उठाने हैं। P1 अपॉन P नोट इंटू 100। P नोट कितना है दैट इज यहाँ पे 10 है, P1 कितना है 12, तो ये कितना बनेगा देखो 12 अपॉन 10 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 120। क्लियर है, ऐसे करके आप इसका 2016 का निकालोगे। 2016 ये तो अलग अलग है ना, इसलिए का नाम P1 P2 अलग अलग नाम दे दिए। यहाँ पे इसका उठाएंगे 20, बेस ईयर का प्राइस कितना है 15 इंटू 100, आप सोल्व करना ये 133.33 ही आ रहा होगा। ऐसे करके हमने 15 का प्राइस रिलेटिव, 16 का प्राइस रिलेटिव एंड 17 के लिए प्राइस रिलेटिव निकाला। ठीक है, सबके लिए हमने प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। ध्यान से एक बात सुनो, जितने ईयर्स होते हैं उतने हमारे पास फिक्स बेस इंडेक्स होंगे। जितने ईयर होते हैं हमारे पास, कितने ईयर है देखो 15, 16, 17, इन सब का हमें फिक्स बेस इंडेक्स निकाला है ना, तो जितने ईयर हैं उतने हमारे पास फिक्स्ड बेस होने चाहिए। चलो ठीक है, 3 ईयर है 3 फिक्स बेस होंगे। अब 2015 के इतने सारे फिक्स बेस तो नहीं हो सकते ना, ये सारे प्राइस रिलेटिव है, तो आप इनका क्या निकालोगे, मीन। 1 2 3 4 5, इन 5 को ऐड करोगे, 658.2 आया, डिवाइड बाय 5, ये क्या आ गया, मीन आ गया। आप देखो पिछले क्वेश्चन में जितने ईयर थे उतने फिक्स बेस आए। कितने ईयर थे 1 2 3 4 5। उसने कहा था कि इंडेक्स नंबर फॉलोइंग डाटा, कि जितना डाटा उसका फिक्स इंडेक्स निकालो, तो हमने सबका अलग अलग फिक्स इंडेक्स निकाला था। कॉमोडिटी भी एक थी, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे क्या है, कॉमोडिटी एक से ज्यादा है। हाँ इसको क्या हो गया भाई, ये भी थक चुका है। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमोडिटी एक से ज्यादा है, ABCDE। ठीक है, 2015 के लिए कितने सारे प्राइस रिलेटिव आ गए। ऐसे नहीं होता कि एक ईयर के लिए ज्यादा प्राइस रिलेटिव है, एक ईयर के लिए एक होता है। तो एक ईयर के लिए एक बनाने के लिए क्या किया हमने, इन सब का क्या निकालिए एवरेज, ये इन सब का सम किया है। एवरेज के लिए जितने का सम होता है उनसे डिवाइड करते हैं। तो अगर एक कॉमोडिटी का निकल रहा है फिक्स बेस इंडेक्स, तो वहां पे क्या होगा, सिंपल प्राइस रिलेटिव ही बन जाएगा आपका फिक्स बेस। अगर एक से ज्यादा कॉमोडिटी का है तो आपने इसका मीन निकालना, ये तो बुक की लैंग्वेज होगी। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, जितने ईयर होते हैं उतने फिक्स बेस इंडेक्स होंगे। 3 ईयर का निकालना है, 3 ही हो सकते हैं फिक्स बेस इंडेक्स। ये प्राइस रिलेटिव इतने सारे फिक्स बेस इंडेक्स नहीं बन सकते, तो इन सबको ऐड करके इनका मीन निकाल दिया गया। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको चीज बताई। यहाँ पे देखो 2005 के आगे एक ही प्राइस रिलेटिव था, 2006 के आगे एक ही प्राइस रिलेटिव था, इसलिए इसका नाम इंडेक्स ही रख दिया, क्योंकि एक ईयर का एक ही प्राइस रिलेटिव, एक ईयर का एक ही प्राइस रिलेटिव, तो हमें कोई मीन निकालने की जरूरत नहीं थी। वहां पे एक ईयर के नीचे ज्यादा प्राइस रिलेटिव आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, क्योंकि वहां पे समान ज्यादा था, ABCDE थे, एक एक ईयर के बहुत सारे प्राइस रिलेटिव आए, हमने उसका मीन ले लिया। यही नोट्स में यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर तो सिंगल कॉमोडिटी है तो प्राइस रिलेटिव ही फिक्स बेस इंडेक्स बन जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा कॉमोडिटी है तो आपको एवरेज निकालनी पड़ती है प्राइस इंडेक्स की, सॉरी प्राइस रिलेटिव्स की, तब आपको जाके इंडेक्स मिलता है। मेरी बात समझ आ गई पक्का? चलें आगे। तो हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज बेस कन्वर्जन। मान लो किसी को बेस कन्वर्ट करना है, पहले चेन बेस इंडेक्स नंबर था, उसको किस में कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस इंडेक्स में, या फिर आंसर हमारे पास फिक्स बेस का है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, चेन बेस में। हम चेन बेस इंडेक्स से फिक्स में जा सकते हैं, फिक्स
फिक्स्ड बेस इंडेक्स से चेन बेस इंडेक्स में आ सकते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला बहुत इजी है, ध्यान से। चेन बेस से फिक्स्ड बेस, सीबीआई से कहां जाना है, एफबीआई। देखो ध्यान से, चेन बेस से फिक्स्ड बेस, मुझे यहां पहुंचना है ना, तो एफबीआई इक्वल टू, आंसर इसी का आएगा ना, अगर मुझे यहां पहुंचना है आंसर इसका मिलेगा, एफबीआई इज इक्वल टू करंट ईयर एफबीआई किसके इक्वल होता है, करंट ईयर सीबीआई के इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई के अपॉन 100। ध्यान से, अगर मुझे एफबीआई तक पहुंचना है, करंट ईयर क्या उठाऊंगी, सीबीआई, प्रीवियस ईयर क्या उठाऊंगी, एफबीआई अपॉन 100। आगे देखो, अगर मुझे पहुंचना है एफबीआई से सीबीआई, कहां पहुंचना है, एफबीआई से सीबीआई, तो आंसर किस में आएगा, सीबीआई में। सीबीआई अपना यूज नहीं होने देता फॉर्मूला में, सीबीआई एफबीआई का यूज करता है। देखो, करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इनटू 100। जब सीबीआई निकालना होता है, राइट हैंड साइड में सीबीआई नहीं होता, सीबीआई बहुत स्मार्ट है, कहता मैं नहीं यूज होऊंगा राइट हैंड साइड में। तो जब सीबीआई से जब देखो, जब मुझे एफबीआई से कहां पहुंचना है, सीबीआई, मतलब सीबीआई का जब फॉर्मूला बनाना होता है, करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इनटू 100, ये फॉर्मूला है, लर्न करने का वे भी बता रही हूं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। मुझे चेन बेस इंडेक्स नंबर दे दिया गया है, मुझे फिक्स्ड बेस बनाना है, मतलब मुझे एफबीआई का फॉर्मूला चाहिए। वो क्या होता है, करंट ईयर सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई इनटू अपॉन 100। मेरे माइंड में जब मैं बोल रही हूँ लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे फॉर्मूला लर्न होने चाहिए आपको, कि अगर बोल रही हूँ ना एफबीआई का फॉर्मूला, तो करंट ईयर सीबीआई यूज करूंगी इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई यूज करूंगी अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला है। चलो फिर फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन, ये रहा ईयर, ये रहा सीबीआई, ठीक है, ये रहा ईयर, ये रहा सीबीआई। अब कन्वर्जन करते हैं, मुझे चाहिए होता है करंट ईयर सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई। करंट ईयर सीबीआई तो है, लेकिन अभी मैंने एफबीआई निकाला ही नहीं, प्रीवियस ईयर एफबीआई है ही नहीं, इनटू 100 कैसे होगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, दैट इज हम सेम ही यहाँ 138 लिख देंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करंट ईयर, मुझे क्या बना, एफबीआई बनाना ना, करंट ईयर सीबीआई होना चाहिए इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई। एफबीआई पुराना कोई है ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सेम 138 एज इट इज नोट कर देंगे। अगला आ जाओ, करंट ईयर दैट इज कौन सा, सीबीआई 153, प्रीवियस ईयर एफबीआई वो कितना लिया है, 138 अपॉन 100। करंट ईयर सीबीआई 156, प्रीवियस ईयर एफबीआई वो हमने कैलकुलेट किया 211.4, वो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 100। आप अलग मत बनाना, आप क्या करना, यहीं पे एफबीआई लिख दो, ठीक है, अलग मत करना, एफबीआई लिख दो, यही आंसर निकालते रहो, 211.14 138, ये लास्ट कॉलम बनाओ ही ना, कंफ्यूजन नहीं खत्म। करंट ईयर सीबीआई प्रीवियस ईयर एफबीआई ये रहा अपॉन 100, करंट ईयर सीबीआई प्रीवियस ईयर, इसका आंसर निकालोगे 329.38 आ रहा है, वो यहाँ पे इनटू 100, ये सारे क्या होगी, आपकी कन्वर्जन होगी सीबीआई से एफबीआई में, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, देखो एफबीआई से कहाँ जाना है, सीबीआई में। कंस्ट्रक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाओ। तो एफबीआई से कहाँ जाना है, सीबीआई। सीबीआई बहुत स्मार्ट है, राइट साइड आती नहीं है, तो सीबीआई इक्वल टू सारा एफबीआई का डाटा यूज होता है। देखो सीबीआई में पहले क्या होगा, दिस प्रीवियस ईयर तो कुछ है ही नहीं, यही हमारा सीबीआई हो जाएगा। फिर करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, ध्यान से देखो, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये सारे आपके सीबीआई बन गए। क्वेश्चन सुपर इजी हैं अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं, ठीक है। चले आगे, तो हमें क्या आ गया, हमें चेन बेस इंडेक्स आ गया, फिक्स्ड बेस इंडेक्स आ गया, और हमें कन्वर्जन भी आ गई, एक से दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं अगर फॉर्मूलाज आते हैं। नेक्स्ट इज बेस शिफ्टिंग, हमें बेस शिफ्ट भी करना आना चाहिए। अब बेस शिफ्टिंग का कंसेप्ट क्यों आया, जब हमें लगे कि पहले वाला डाटा का जो बेस है वो बहुत पुराना है, उसको शिफ्ट करना पड़ सकता है, या फिर जो दो को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, दोनों का बेस सेम करना पड़ सकता है, तो बेस शिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज होता है। मैं जस्ट आपको हिंट देती चल रही हूँ कि बेस शिफ्टिंग करनी क्यों पड़ रही है। क्वेश्चंस में तो क्लियरली लिखा होता है बेस शिफ्ट करो, बेस कन्वर्ट करो, चेन बेस इंडेक्स निकालो, क्लियरली लिखा होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता हो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आपका टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहता है। तो बेस शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है जब किसी डाटा का बेस पुराना हो जाए, हमें चेंज करना पड़ सकता है, दो डाटा को कंपेयर करना है तब चेंज करना पड़ सकता है, वहां बेस शिफ्टिंग का कंसेप्ट लगता है। आप ध्यान से देखो, इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस वाला, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर।
अपॉन 100। अगर हमें किसी को न्यू बेस में कन्वर्ट करना है, हम ओल्ड वाला उसका इंडेक्स नंबर उठाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इंडेक्स नंबर न्यू बेस ईयर का, जिस ईयर को आप चाहते हो कि ये अब हमारा बेस बने, उसका इंडेक्स नंबर नीचे आएगा इंटू 100। क्वेश्चन से ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर होगा। फॉलोइंग आर इंडेक्स नंबर प्राइजेस बेस्ड ऑन 2007 शिफ्ट टू 2011। पहले क्या था 2007, मुझे किस पे शिफ्ट करना है 2011 पे। अब ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन, 2011 पे इसको शिफ्ट करना है। अगर 2011 पे इसको शिफ्ट करना है तो जो इसका 300 होगा, ये हमारा इंडेक्स है न्यू बेस ईयर का, जो हमने सबके डिनोमिनेटर में लिखना है। फॉर्मूला में देखो क्या था, फॉर्मूला यही तो था कि इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। कहाँ गया फॉर्मूला, ये देखो, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, कि जो आपका नया बेस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर सबके नीचे आएगा, वो लिख दिया यहाँ पे। अब इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो कैसे, इंडेक्स नंबर न्यू बेस ईयर का 300 है, वो सबके नीचे आएगा। ओल्ड वाला 100, देखो ध्यान से, ओल्ड वाला क्या आएगा 100, ये लिखा 100/300 इंटू 100। ओल्ड वाला ऊपर, जो हमारा जिसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, हमें 2011 के अकॉर्डिंग चाहिए, उसका इंडेक्स सबके नीचे आएगा। क्या ओल्ड इंडेक्स, नीचे इंडेक्स आएगा न्यू बेस ईयर का। अब 2011 न्यू बेस ईयर है, इसका इंडेक्स 300 है। ओल्ड यहाँ पे कर लो, ओल्ड अपॉन न्यू कितना है 300 इंटू 100, बचेगा ही 100। ये ओल्ड कितना है 390, न्यू कितना है 300 अपॉन 100, ओल्ड कितना है 400, न्यू वाले का कितना है 300 इंटू 100। ऐसे आप सबके क्या निकालोगे, दैट इज बेस शिफ्टिंग कर दोगे हर एक वैल्यू की। क्लियर है चीज। चलें आगे, बेस शिफ्टिंग समझ आई। फॉर्मूला लर्न करना है कि नीचे जो इंडेक्स नंबर है न्यू वाले बेस ईयर का आएगा, ऊपर जो इंडेक्स नंबर है जो सामने सामने ओल्ड वाला है वो आएगा इंटू 100। ऐसे आप फॉर्मूला माइंड में रख रहे होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लाइसिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। स्प्लाइसिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं एडजस्टमेंट, मतलब मान लो पहले 1995 से 1998 का डाटा है मेरे पास, फिर 1998 से 2005 का है। यहाँ बेस ईयर ये था, यहाँ बेस ईयर ये है, ये दो अलग अलग मेरे पास सीरीज है, दो अलग अलग इंडेक्स नंबर है। अब इनको क्या करना है, कंबाइन करना है। जब हम दो अलग अलग सीरीज को कंबाइन करते हैं उसे स्प्लाइसिंग बोलते हैं। कि 1995 से 1998 के लिए बेस ये था, 1998 से 2005 के लिए बेस ये था। अब ये दो अलग अलग सीरीज है, इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। अब ये भी दो तरह की होती है, देखो कैसे। अगर हमें क्या करना है, न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज, मुझे न्यू को ओल्ड तक लेके जाना है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर इंटू 100। मैंने कहा 1995 से 1998, फिर मैंने कहा 1998 से 2005, ये दो सीरीज थी, तो 1998 दो बार आ रहा है ना, इसे ओवरलैपिंग ईयर कहते हैं कि दोनों सीरीज में आ रहा है। तो हम न्यू इंडेक्स जो हमें मिले वो इंटू जो ओल्ड इंडेक्स है ओवरलैपिंग ईयर का, 1998 का ओल्ड इंडेक्स लेंगे अपॉन 100, तो हमारी जो न्यू है वो किस में चेंज हो जाएगी, ओल्ड में। लेकिन अगर हमें ओल्ड से कहाँ जाना है, न्यू में जाना है। अगर ओल्ड से कहाँ जाना है, न्यू में, तो ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। देखो ध्यान से, अगर न्यू से ओल्ड जाना है, मतलब न्यू तो है ना मेरे पास, मुझे ओल्ड पे जाना है, तो फॉर्मूला में न्यू इंटू ओवरलैपिंग ईयर अपॉन 100। मान लो मुझे ओल्ड से न्यू जाना है, ओल्ड तो है मेरे पास, तो ओल्ड इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर का ओल्ड वाला इंडेक्स। ओवरलैपिंग ईयर का तो ओल्ड इंडेक्स ही यूज होता है। ये आपको बैठ के एक बार माइंड लगा के लर्न करने ही पड़ेंगे। मैं लर्न करने का एक बार और वे बता रही हूँ। देखो कैसे, मेरे को कहाँ जाना है, न्यू से ओल्ड जाना है, ठीक है। इसका मतलब न्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स का ओवरलैपिंग ईयर वाला अपॉन 100 आ जाएगा। अगर मुझे ओल्ड से न्यू जाना है, मतलब ओल्ड मेरे पास ऑलरेडी है, तो ओल्ड इंडेक्स आएगा, ठीक है, इंटू 100, ओल्ड के साथ ऊपर 100 आएगा, इंटू क्या करेंगे, ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ओवरलैपिंग ईयर का ओल्ड इंडेक्स ही आएगा। हो गया, क्लियर है चीज, समझ आई। ऐसे आपको लर्न करने हैं। एक बार लिखोगे दिमाग में पैटर्न बैठने लगेगा, सुपर इजी लगेंगे फॉर्मूला। बस लिखना पड़ता है 1 से 2 बार, पैटर्न माइंड में बिठाओ, बैठने लगता है। अब देखो 2 प्राइस इंडेक्स दे रखे हैं, स्प्लाइस देम ऑन द बेस 1981।
1981 से कहाँ है 90 दे रखा है, मुझे किस पे ऊपर स्प्लाइस करना है 1981 पे, मतलब मुझे न्यू से कहाँ आना है ओल्ड आना है। मेरी बात समझ आ रही है, मुझे किसके ऊपर स्प्लाइस करना है 1981 पे, पुराने के ऊपर स्प्लाइस करना है, मतलब मुझे न्यू से ओल्ड जाना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो न्यू से ओल्ड जाना है, न्यू वाला तो है ना, न्यू इनटू ओवरलैपिंग ईयर का ओल्ड अपॉन 100, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। कहाँ गए भाई मेरे एरोज, ये यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे। अब ये देखो, ये डाटा था हमारे पास 1981 1985 तक दिया हुआ है, 85 का ओवरलैपिंग ईयर है, फिर आगे वैल्यूज दी गई है। इसके लिए बेस क्या था 1981, इसके लिए बेस क्या है 1985, इसलिए दो सीरीज है। 1981 से 85 के लिए बेस कौन था 1981, 1985 से 90 के लिए बेस कौन है 1985 ही, ये दो अलग अलग डाटा है। इतने के लिए बेस कौन है 1981, इतने के लिए बेस कौन है 1985, इनको मैं इकट्ठा करना चाहती हूँ, इसे स्पाइसिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है न्यू से ओल्ड। न्यू से ओल्ड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, वही हम यहाँ लगा रहे होंगे। पहले डाटा लिखो, ये रहा ईयर, इंडेक्स ए इंडेक्स बी, ठीक है। अब स्प्लाइस करेंगे कैसे, अब मुझे पता है क्या होता है, न्यू से मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है न्यू से ओल्ड। कहाँ जाना है न्यू से ओल्ड, क्योंकि स्प्लाइसिंग 1981 तक पहुंचानी है, न्यू से ओल्ड जाना है। तो जो ओल्ड वाले हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, मुझे न्यू से ओल्ड जाना है, ओल्ड वाले क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, न्यू इनटू ओवरलैपिंग ईयर वाला अपॉन 100। देखो न्यू क्या है, ध्यान से देखना, ये न्यू वाला क्या है 100 इनटू ओवरलैपिंग ईयर का ओल्ड इंडेक्स 1985 ओवरलैपिंग ईयर है, इसका ओल्ड इंडेक्स कितना है 150 इनटू 150 बाई 100। न्यू वाला 115, ओवरलैपिंग ईयर का ओल्ड वाला 150 अपॉन 100, न्यू वाला इंटू 150 अपॉन 100। ये सारे आपको स्प्लाइसिंग सिखा देंगे, सारे आंसर्स दे देंगे। ऐसे आपने काम करना है, ये पैटर्न माइंड में बैठने की देर है। चैप्टर सुपर 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 इजी, अगर मैं 3 बार सुपर बोल रही हूँ आई रियली मीन इट। अगर आपको एक बार सब बैठ के लगा दी ना 1-1.5 घंटा, 1.5 आवर बहुत है इस पे, अगर आपने लगा दिया ये चैप्टर ईजी लगेगा। आगे देखो, यहाँ समझने के बाद ही पीडीएफ एक बार गो थ्रू हो जाना अच्छे से, तब समझ आएगा। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, अब डिफ्लेटिंग में क्या होता है, अब हर चीज का प्राइस तो बदल रहा है ना, प्राइस तो ये तो नहीं ना सेम रह रहा है, तो इंडेक्स नंबर भी तो चेंज होंगे, इंडेक्स नंबर भी तो सारी चीजों में चेंज आएगा, तो उसे कहते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। जब हमें चाहिए होते हैं इंडेक्स नंबर, रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, रियल इनकम इंडेक्स नंबर, ये सारे फॉर्मूला आने चाहिए। रियल वेज इंडेक्स नंबर क्या है, रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर, रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। यहाँ पे रियल इनकम में क्या होगा, रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर, रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। सुपर इजी फॉर्मूला है। नीचे यहाँ पे बेस ईयर आता है, ये ध्यान रखना, डिफ्लेटिंग में नीचे प्रीवियस ईयर नहीं आता, बेस ईयर आता है, बेस ईयर। देखो यहाँ पे, अब रियल वेजेस रियल इनकम लिख तो दिया, लेकिन रियल वेजेस निकलते कैसे हैं, मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। रियल इनकम निकलती कैसे है, मनी इनकम अपॉन दैट इज क्या आएगा, इंडेक्स इनटू 100। बहुत इजी है। अगर आपको रियल वेजेस चाहिए तो ऊपर मनी वेजेस लिखो, नीचे प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर आपको रियल इनकम चाहिए, ऊपर इनकम लिखो, नीचे इंडेक्स आएगा इनटू 100। जब इनकम की बात होती है उसके इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं। ये कैसे निकलेंगे सारी चीजें अभी बताती हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो देखो क्वेश्चन, पहले ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, रियल वेज इंडेक्स नंबर, रियल वेज ऑफ करंट ईयर, रियल वेज ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बताती हूँ बाकी चीजें। हाँ जी देखो, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द वेजेस ऑफ द पीपल एंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। हमें यहाँ पे ईयर भी दिया गया है, वेजेस भी दिए गए, प्राइस इंडेक्स भी दिया गया है, जो हमें फॉर्मूला में चाहिए सब दे देते हैं। हमें रियल वेजेस निकाल, रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या था, दैट इज मनी वेजेस, नीचे इंडेक्स आएगा इनटू 100। तो ये रहा वेजेस, ये रहे इंडेक्स इनटू 100। तो हम सारे क्या निकाल लेंगे, रियल वेजेस निकाल लेंगे। देखो निकाले हुए हैं, ये रहा यहाँ पे देखो, मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये सारे रियल वेजेस निकाल लिए। उसने रियल वेजेस इंडेक्स नंबर भी बोला, उसमें क्या होता था, ऊपर क्या था करंट ईयर का रियल वेज, नीचे क्या था बेस ईयर का। बेस इसमें बताया हमें किसको लिए, देखो बेस इन्होंने बताया किसको लेना है,
2008 को बेस लेना उन्होंने बताया, तो जो 2008 का होगा इंडेक्स वो हम नीचे लिखेंगे। 2008 का कौन सा है हमारे पास इंडेक्स, दैट इज 800, तो हर एक में 800 नीचे आ रहा होगा। करंट कितना है 780 अपॉन 800 इंटू 100, करंट कितना है 750 अपॉन 800 इंटू 100। सिंपल फॉर्मूलाज जो माइंड में रखने हैं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना सुपर इजी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पहले ही दे दिया था इंडेक्स नंबर, देखो ध्यान से, इंडेक्स यहीं दे दिया था, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर इंडेक्स निकालने को बोल दे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने को बोल दे, तो क्या करेंगे, अरे डरो नहीं, नया फॉर्मूला नहीं है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड होता है। क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसका वही फॉर्मूला है जो लेस्पियर्स का होता था। क्या उनसा फॉर्मूला है जो लेस्पियर्स का होता था। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, कोई आपको कहता है ये एक्सपेंडिचर एग्रीगेट मेथड करो, अरे हम नहीं डरते, लेस्पियर वाला सेम फॉर्मूला यही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का। कोई अगला कहता है कि फैमिली बजट मेथड बताओ कंज्यूमर इंडेक्स सिस्टम, कंज्यूमर इंडेक्स निकालने के लिए। इसमें वेटेड वाले ही फॉर्मूला है, देखो ये वेटेड वाला फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन वाला, वेटेड वाला फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन वाला। तो कोई अगर आपको फैमिली बजट मेथड कहता है तो इसमें अर्थमेटिक मीन वाला यूज होगा, वेटेड वाला, और ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा, दैट इज ऑफ वेटेड वाला ही। क्लियर है चीज। तो फैमिली बजट सिस्टम में ये दो यूज होते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज इंडेक्स नंबर। सुपर इजी चैप्टर, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। कौन से टॉपिक्स कवर किए, देखो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर कर लिए। ठीक है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर किया है, बिल्कुल किया है। हमने चेन बेस इंडेक्स नंबर किया है, बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग, स्प्लेसिंग, डिफ्लेटिंग, सब कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्विक रिवीजन में चीजें समझ आई होंगी, अच्छे से आपने रिवाइज कर ली होगी। ये चैप्टर पूरा मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी है, लेकिन ये वन शॉट रिवीजन है, दैट इज ऑफ फॉर्मूला। तो फटाफट से क्विकली आप कंसेप्ट रिवाइज कर पाओ। आई होप आपका एग्जाम अब अच्छा जाएगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी है। आप में से कितनों को अच्छे से चीजें समझ आ चुकी हैं, फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा इतने बच्चों को ये चीजें अच्छे से रिवाइज हो चुकी है। ट्रस्ट मी, फॉर्मूलाज भी अच्छे से आते हैं, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, which is Dreamless. Thank you so much for watching.